हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड न्यूमेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे एफएम के प्री दिसंबर 2025 मॉक डिस्कशन सेशन के साथ। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, एसीसीए हर अटेम्प्ट से पहले एक स्पेसिफिक मॉक हमारे साथ में शेयर करता है। तो इस बार जो दिसंबर अटेम्प्ट है उसके लिए जो हमारे पास में एफएम का मॉक आया है उसको हम इस सेशन में एक बार डिस्कस करते हैं। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस में क्या बातें वो पूछ रहा है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग, किन बातों को हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम पे, वो सारी बातें इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अगासी कंपनी आपको दे रखा है। रेवेन्यू दे रखा है आपको, जिसमें से 10% आर कैश सेल्स आपको बोल रखा है। कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी है आपको, जिसकी 80% आर परचेजेस। तो ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर है, परचेज का फिगर का स्पेसिफिक नहीं मिलाना है तो इसका 80% मेरा परचेज हो जाएगा। इन्वेंट्री मुझे दे रखी है 350 की, ट्रेड रिसीवेबल दे रखी है मुझे 420 के, ट्रेड पेबल दे रखे हैं, अज्यूम कर रखा है 360 डेज के हिसाब से करना है। आपको कैलकुलेट करना है कैश ऑपरेटिंग साइकिल यूजिंग वर्किंग कैपिटल रेशियोज राउंडेड टू द नियरेस्ट डेज। हाँ सर। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो भाई मेरे को इतना तो पता है कि मुझे कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है। ठीक है, तो मेरे को तीनों तरीके के जो डेटा दे रखे हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेबल, तीनों के डेज चाहिएंगे। तो पहले इन्वेंट्री का दे रखा है अपन डेटा, तो इन्वेंट्री के डेज निकाल लेते हैं सबसे पहले। इन्वेंट्री के अगर मुझे डेज निकालने हैं, मुझे इन्वेंट्री के लिए बोल रखा है इन्वेंट्री का बैलेंस है 350। इन्वेंट्री को अपन डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के साथ में, तो वो हो जाएगा 27 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 350 डिवाइड बाय 2700 इंटू 360। और मुझे राउंडेड करना है टू नियरेस्ट डे, ये 46.66 आ रहा है, इसको 47 कर सकते हैं। दूसरा मेरे को दे रखा है रिसीवेबल, तो रिसीवेबल के डेज निकाल देते हैं अपन नेक्स्ट। रिसीवेबल का अमाउंट दे रखा है 420, और रिसीवेबल के लिए मेरे को चाहिए सेल का फिगर, क्रेडिट सेल का फिगर। क्रेडिट सेल के लिए मुझे हिंट दे रखा है कि ये जो 3.8 मिलियन 3,800 मिलियन की जो टोटल सेल है, इसका 10% कैश के 10% कम कर लो। तो 3800 में से 10% कम कर लो, तो 3420 आ जाएगा आपके पास इंटू 360। तो 420 डिवाइड बाय 3420 इंटू 360, 44.2 आ रहा है, 44 कर सकते हैं इसको। और फिर आएगा पेबल्स। हाँ जी, पेबल के लिए बैलेंस है 250 डिवाइड बाय, अपने को परचेज का फिगर चाहिए। परचेज के लिए बोल रखा था कॉस्ट ऑफ सेल का 80% परचेज है, तो कॉस्ट ऑफ सेल का 80% निकाल दो। तो 2700 का 80% निकाले तो 2160 आ जाएगा मेरे पास में। फोर्टी 1.66 आ रहा है, 42 कर सकते हैं इसको। अब टोटल निकालने के लिए इन्वेंट्री असेट के जो डेज है, करंट असेट के डेज हैं, उसको ऐड करते हैं, उसमें से करंट लायबिलिटी के डेज को ऊपर माइनस कर देते हैं। तो करंट असेट के डेज हैं 47, रिसीवेबल के डेज हैं 44, उसमें से लेस करा 42। तो 47 प्लस 44 माइनस 42, 49 आ रहा है मेरे पास में इसका आंसर, 49। ठीक है साहब। इन्वेंट्री रिसीवेबल दोनों के डेज निकाले, 360 दे रखा था तो 360 करा, नहीं बोलता रहा 365 से अपन मल्टीप्लाई करके अपन आंसर निकालते हैं। राउंड अप करने को बोल रहा था तो मैंने राउंड अप कर लिया, उसके हिसाब से आंसर आ गया। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अपने क्लास में बहुत प्रैक्टिस करें, ईजी क्वेश्चन कंपेरेटिवली। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वीकनेस इन यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वैल्यू एन अनलिस्टेड बिजनेस। आपको बताना है इनमें से क्या वीकनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर आप यूज कर रहे हो फॉर वैल्यूइंग एन अनलिस्टेड बिजनेस, तो आपको बताना है। तो क्या क्या दे रखा है, देखो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गवर्न बाय फाइनेंशियल रेगुलेशन। ये वीकनेस तो नहीं है, तो अच्छी बात है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह लगते हैं तो वो तो अच्छी बात ही होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल बात है, पास्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो सेकंड तो सही है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रोड्यूस्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। अनलिस्टेड कंपनी है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये एनुअल बेसिस पे ही प्रोड्यूस होंगे। लिस्टेड एंटिटी के केस में कुछ और, मतलब आपको नॉर्मली एनुअल बेसिस पे बनाने होते हैं, बट लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली बेसिस पे भी अपने स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। बट ये तो ठीक है, अनलिस्टेड बिजनेस के लिए एनुअल बेसिस पे अकाउंट्स बनाने हैं। लेकिन ये वीकनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और वीकनेस, तो टू तो वीकनेस है, फर्स्ट वीकनेस नहीं है। आर प्रोड्यूस ऑन एनुअल बेसिस, इसको वीकनेस मान सकते हैं अपन, क्योंकि अपन जब बात कर रहे हैं वैल्यूएशन को लेकर के, ठीक है, हमें वैल्यू की बात करनी, तो हम तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कंपनी की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ तो सिर्फ एनुअल बेसिस पे ही प्रोडक्शन हो रहा है,
मैं किसी बिजनेस का अगर वैल्यूएशन निकालना चाहूंगा तो मैं थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टर्म को देखना चाहूंगा, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो आप यहाँ पे 2 और 3 के बारे में सोच सकते हो, 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टोन कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ डिपॉजिट ऑफ 25 million इन 3 months टाइम। द डिपॉजिट विल बी फॉर 4 months। 3 महीने बाद 4 महीने का डिपॉजिट करना है आपको। Stone is concerned that the interest rate could fall over the next 3 months, so it wants to fix the interest rate now with a forward rate agreement (FRA) and has obtained the following quote। एक कोट है 3B4 का, एक है 3B7 का। ध्यान रखो, अपने को क्या चाहिए, अपने को 3 महीने बाद का चाहिए, तो स्टार्टिंग तो 3 पे होना चाहिए, तो वो तो दोनों पे हो रहा है, बट उसके बाद मुझे 4 महीने का पीरियड चाहिए, तो 3 के बाद 4 महीने मतलब 7वें महीने पे जाके खत्म होना चाहिए। 3B7 या 3-7 वाला FRA चाहिएगा। तो अपने काम का FRA ये है, 3B4 वाला नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना। और आपको डिपॉजिट की बात कर रखी है, डिपॉजिट में हमेशा लोअर रेट लेके चलते, तो 4.7% की मेरी रेट है, 5% की रेट भी नहीं है। फिर बोल रहा है अज्यूम द इंटरेस्ट रेट इज 4.3 इन 3 months टाइम। अच्छा, एक्चुअल रेट 4.3 है, हमने तो एग्रीमेंट कर रखा है 4.7 का। आपको होता है ना व्हाट विल बी द फाइनेंशियल सेटलमेंट अंडर FRA। हाँ, सेटलमेंट क्या होगा, तो देखो आप बैंक के पास जाओगे 3 महीने बाद, बैंक आपको 4.3% पर 25 मिलियन का डिपॉजिट ऑफर करेगा। आप बोलोगे बैंक सुनो, मैंने तुमसे FRA करा था कि 3 महीने बाद जब भी आऊंगा तो मुझे 4.7 की रेट दोगे। बैंक बोलेगा देखो अभी रेट तो 4.7 है, मैंने आपसे 4.7 का एग्रीमेंट कर रखा है, तो ऊपर के 0.4 आप हमसे ले लो। तो 4.7 और 4.3 के बीच का डिफरेंस 0.4 का सेटलमेंट होगा, बैंक आपको अलग से 0.4 देगा। इस FRA के अंदर फाइनेंशियल सेटलमेंट 0.4 का जो डिफरेंस है उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो 0.4% ऑफ 25 मिलियन फॉर 4 months, तो कितना हुआ देखो, 25 मिलियन इंटू 0.4% इंटू 4 महीने की डिपॉजिट है, हाँ तो 4/12, 33,333, 33,333.333 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 33,333 हो जाएगा, ठीक है ना। अपन ने 4.7 का एग्रीमेंट करा है, बैंक मुझे 4.3 की रेट दे रहा है, 0.4 का मैं बैंक से सेटलमेंट मांगूंगा क्योंकि मैंने 4.7 का FRA ले रखा है। मुझे 0.4, मुझे तो 4.7 ही चाहिए, तो 4.3 का तो डिपॉजिट मिल जाएगा, ऊपर के 0.4 बैंक मुझे रिम्बर्स कर देगा, फाइनेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा। सेलेक्ट द टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अप्रोप्रिएट टू ईच टाइप ऑफ कंपनीज नीड्स। कंपनी के नीड के हिसाब से आपको उनका बेस्ट फाइनेंशियल मार्केट यहां पर बताना है। एबी कंपनी नीड्स टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी इनटू डोमेस्टिक करेंसी। डेल कंपनी नीड्स टू इशू न्यू लॉन्ग टर्म लोन नोट्स। देखो आपको अगर कन्वर्ट कराना है फॉरेन करेंसी को इनटू डोमेस्टिक करेंसी, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑब्वियस सी बात है। यूरो करेंसी मार्केट तो अपने लिए होता नहीं है, ठीक है ना। वो तो आपके मतलब आपको तो एक्सचेंज करवाना है ना, कन्वर्ट कराने की बात कराए, कन्वर्ट कराने के लिए तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करेंगे, ठीक है साहब, ये तो हमारे काम का नहीं है। ये यूरो करेंसी मार्केट और ये तो हमारे मनी मार्केट और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये तो हमारे काम का भी है नहीं। दिल कंपनी नीड्स टू इशू न्यू लॉन्ग टर्म लोन नोट्स। देखो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट होता है। तो बेंजी कंपनी नीड्स टू इशू न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स को लेकर के इशू करें। तो कैपिटल मार्केट के भी वापस 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में पहली बार जब शेयर्स आते हैं तो प्राइमरी में आते हैं, उसके बाद जब आप सेकंड मतलब आपने एक बार शेयर्स इशू हो गए, फिर जो आप आपस में ट्रेड और सेल करते हो, ठीक है, नॉर्मल जो अपन स्टॉक मार्केट में डील करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। बट फर्स्ट टाइम जब आप नए ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हो तो वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट के थ्रू आते हैं। फिर कार्ला कंपनी नीड्स टू परचेज शॉर्ट टर्म ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। शॉर्ट टर्म ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, देखो ओवर द काउंटर वर्ड है ना, अगर ये एक्सचेंज ट्रेडेड बोलता तो सेकेंडरी मार्केट होता। ओवर द काउंटर चीजें सेकेंडरी मार्केट में नहीं होती हैं, मतलब ये कस्टमाइज्ड है, तो ये प्राइमरी मनी मार्केट में ही जाना पड़ेगा। सेकेंडरी मनी मार्केट जो है वो एक तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड मान सकते हो, तो ये प्राइमरी मनी मार्केट में जाके आप करोगे। ओवर द काउंटर करना है, शॉर्ट टर्म करना है इसलिए मनी मार्केट है, और ओवर द काउंटर है मतलब आप कस्टमाइज करवा रहे हो इसलिए प्राइमरी। अगर यहीं पे एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं तो सेकेंडरी मनी मार्केट अपन बोल सकते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाँ, फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल, प्राइमरी एंड प्राइमरी। आगे बढ़ते। Buckland Marsh Company has a current market capitalization of $558 million and has recently paid a dividend of $5 million. The dividend payout is 70% और रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है 20% का। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। देखो साहब, अपने को यहाँ पे करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है 58 मिलियन का, और आपको बोल रखा है करंटली जस्ट अभी आपने 5 का डिविडेंड की डी0 तो अपने पास में आ गई।
डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रहेगा 70% का और रिटर्न इक्विटी दे रहेगा, ऐसे में ग्रोथ निकाल सकता हूं। G इज इक्वल्स टू B इंटू RE, ये फॉर्मूला होता है गॉर्डन का, उसको यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब 70% का पे आउट है तो इसका मतलब 30% का रिटेंशन है, तो 30 इंटू 20%, 6% की ग्रोथ रेट हो जाएगी ना, 6% की तो ग्रोथ रेट होगी। डन। डिविडेंड हैज रिसेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ 5 मिलियन, 5 मिलियन का डिविडेंड दिया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 58 है। ठीक है, अब देखो अपने को यहाँ पे ना पर शेयर की प्राइस नहीं दे रखी, बट कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड भी टोटलिटी के अंदर है और मार्केट कैपिटल मतलब करंट मार्केट प्राइस जो P0 है वो भी टोटलिटी के अंदर है, तो आप उससे भी आंसर निकाल सकते हो। तो KE निकालने के लिए अपन सीधा कर लेते हैं, अपना D0 के लिए 5 मिलियन है, डिवाइड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 58 मिलियन, मिलियन से मिलियन कट जाएगा तो 5 और 58 बच जाएंगे, ठीक है। अपने को ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाना है तो 5 के अंदर ग्रोथ ऐड करेंगे, 1 प्लस का 6% डिवाइड बाय 58, जो आंसर आएगा उसमें वापस 6% ऐड कर देंगे, फाइव प्लस 6% होता है 5.3 डिवाइड बाय 58 प्लस 0.06, 15.13, ये आ रहा है आंसर। अपने को चाहिए टू द नियरेस्ट परसेंटेज तो 15%, आंसर अपन यहाँ पे कर देंगे 15%। यहाँ पे अब इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या करा, डिविडेंड पर शेयर और प्राइस पर शेयर नहीं दी, बट एक नॉर्मल सा लॉजिक है। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो करंट मार्केट प्राइस आएगी, और पूरे डिविडेंड को भी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो आपके पास में डिविडेंड पर शेयर आएगा। तो दोनों केस में डिवाइड सेम चीज से होना है, तो मैं यहाँ पे टोटलिटी में भी वैल्यू लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, मेरा आंसर वहां पर सेम आएगा, क्योंकि इस 5 को भी मुझे उसी वैल्यू से डिवाइड करना है जिसको मुझे 58 से करना है, तो मैं 5 और 58 को आपस में डिवाइड करके आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाने की कोशिश की, बाकी तो डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा था, रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है, तो B इंटू RE वाले फॉर्मूले से अपन ग्रोथ निकाल देंगे। डिविडेंड पे आउट 70% है, तो जो आपकी रिटेंशन रेशियो है वो बचा हुआ 30% है, उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है सब। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है, देखो भाई, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ ट्रैक्टर कंपनी इज एनालाइजिंग द यील्ड कर्व इन यूरो मार्केट टू सेलेक्ट अ suitable financing strategy. He observes that the yield has recently changed from a normal curve to an inverted curve. इन्वर्टेड कर्व होता है जब हम कहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी ज्यादा है लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें सस्ते होने के चांसेस है, तो इन्वर्ट हो रहा है। नॉर्मली नॉर्मल कर्व के अंदर लॉन्ग टर्म की चीजें महंगी होती है, इन्वर्ट हो चुका है तो लॉन्ग टर्म में प्राइसेस सस्ती लग रही है। Which two of the following are true in this situation? Bonds in long term maturity will have lower returns, ठीक है। ट्रेवर कंपनी इज एक्सपोज टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन यूरो कंट्री। ट्रेवर कंपनी कहाँ की है, यूरो मार्केट, नहीं इसमें तो नहीं होना चाहिए। देखो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स होती तो नॉर्मल कर्व होना चाहिए था, ठीक है। आप होम कंट्री है, आपका यूरो मार्केट मतलब यूरो कंट्री मतलब आपकी होम कंट्री है, होम कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है, ठीक है, तो फिर उस केस में नॉर्मल कर्व होना चाहिए। यहाँ पे इन्वर्टेड बोल रखा है, इन्वर्टेड में मतलब वो नीचे आना जा रहा है, ठीक है। फिर कहता है चेंजेस वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर ट्रैवल कंपनी इफ इट हैज इशूड लॉन्ग टर्म फिक्स रेट डेट बिफोर द इन्वर्शन। अगर पहले इशू करते तो नुकसान होता ना, अब रेट कम हुई है तो आपने तो महंगे में इशू करा हुआ पहले। रेजिंग यूरो बॉन्ड फाइनेंसिंग इन द यूरो करेंसी हैज बिकम मोर अट्रैक्टिव, यस, क्योंकि अब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर रिटर्न देना पड़ेगा, तो आपको अब अगर यूरो करेंसी में आप बॉन्ड वगैरह इशू करते हो, यूरो बॉन्ड फाइनेंसिंग मतलब यूरो के डिनोमिनेशन में अगर आप बॉन्ड मार्केट में इशू करते हो, यूरो बॉन्ड मार्केट जो होता है उसमें आप लॉन्ग टर्म लोन नोट्स इशू करते हो, उसे यूरो बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो यूरो बॉन्ड मार्केट के अंदर यूरो डिनोमिनेशन में अगर आप पैसे मतलब रेस करना चाहते हो तो वो अट्रैक्टिव है, इट इज ट्रू, क्योंकि इन्वर्टेड यील्ड हो चुकी है तो अब नया लोन लेना सस्ता पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो बॉन्ड्स विद लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी विल हैव लोअर रिटर्न, ये भी ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वर्टेड होता जाएगा वैसे वैसे लॉन्ग टर्म में रेट्स नीचे आते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में रेट्स ऊपर जानी चाहिए, इन्वर्टेड में लॉन्ग टर्म में रेट्स नीचे आ रही है। तो बॉन्ड्स विद लोअर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी विल हैव लोअर रिटर्न्स,
सही है। और अब आप अगर पैसे रेस करोगे एट प्रेजेंट तो आपको ज़्यादा बेटर रेट मिलेगी, मतलब आपको कम रेट पे लोन मिल जाएगा, तो आपके लिए बेटर है, मोर अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। राइजिंग इंटरेस्ट रेट होती है तो इन्वर्टेड यील्ड नहीं होता, नॉर्मल यील्ड होता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अपने को बोल रखा है क्वेश्चन में कि इन्वर्टेड यील्ड है, तो फिर बी वाला जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस लाइन को। और अगर आपने ऑलरेडी लोन इशू कर रखे होते तो आपने लोन उल्टा महंगे पे इशू कर रखे होते, अब आप सस्ते पे इशू कर सकते थे, इन्वर्ट हो चुकी है रेट, तो फिर ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए बी और सी गलत होगा, ए और डी हमारे लिए सही बैठेगा। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं वो डायरेक्टर और शेयर होल्डर की रिलेशनशिप वाली बातचीत चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि भाई एक पर्सन है जिसने एजेंट को अपॉइंट करा उसके बिहाफ पे काम करने के लिए, तो इसमें बोल रहा है कि फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, सप्लायर कटिंग देयर कॉस्टेड बाय यूजिंग चीपर मटेरियल टू कीप देयर प्राइसेस लो। मेरा सप्लायर है, नहीं, डायरेक्टर अवॉइडिंग डेट फाइनेंस बिकॉज लोअर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस देयर avoiding debt finance because lower interest payment increases their job security. अच्छा, यूं कहना चाहते हैं कि नया लोन आप डेट से नहीं लेना चाह रहे हो, क्यों? क्योंकि अगर एट प्रेजेंट ऑलरेडी लोन ले रखा है आपने, अब नया लोन लोगे तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो बढ़ जाएगा, तो आप डेट नहीं लोगे तो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट कम रहेगा, तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर ज्यादा रहेगी, तो शेयरहोल्डर खुश रहेंगे। तो इज एन इलस्ट्रेशन, हाँ ये सोच सकते हैं। शेयरहोल्डर ग्रुप डिसएग्रीइंग ओवर डिविडेंड पॉलिसी, नहीं ये प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं। प्रिंसिपल एजेंट में कहीं ना कहीं दो पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, एक जो मेन प्रिंसिपल है, दूसरा उसके बिहाफ पे काम करने वाला एजेंट। यहाँ पे शेयरहोल्डर आपस में बात करें तो प्रिंसिपल एजेंट की बात नहीं हो रही है। स्टॉक मार्केट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन कंपनीज टू अचीव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, नहीं दिस इज ऑल्सो नॉट प्रिंसिपल एजेंट। स्टॉक मार्केट देखो, मतलब मार्केट जो है वो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो रखता है वो तो हर बंदे से ही रखेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का नहीं रखेगा, ये उल्टा बोल रखा है, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हम अर्न करने की बात करते हैं, मार्केट चाहता है कि आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल बने रहो। तो बी इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एजेंट प्रॉब्लम, जहां पे डायरेक्टर्स जानबूझ के डेट फाइनेंस नहीं ले रहे, जबकि डेट फाइनेंस चीपर है, क्योंकि अगर और लोन लोगे तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो आप कर रहे हो, कंपनी का इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर कम हो जाएगा, उससे अपने जो शेयरहोल्डर्स है वो नाराज हो सकते हैं। तो उनको खुश रखने के लिए आप यहाँ पे नया लोन नहीं ले रहे हो, जबकि लोन आपको चीपर सोर्स की तरह मिल भी सकता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन, इसमें दिमाग लगाना पड़ा। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्ट हैज एवरेज एस्टिमेटेड कैश फ्लो ऑफ $3,000 पर ईयर with an initial investment of 9,000 with no residual value. Depreciation is straight line and the project has 6-year lifespan. The company has a target return on capital employed of 28% and the target payback period of 2.5%. ROCE based on average investment. Under which investment representation method using the company's target will the project be accepted? तो देख लो, अपन दोनों कंपेयर करें, आरओसी देखना है और देखना है कि पे बैक पीरियड, दोनों में से किस में ये बैठता है। आपको बोला का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 9,000 की और हर साल आप एस्टिमेटेड कैश फ्लो लेके चलते हो 3,000 का, तो 3 साल में पे बैक पीरियड के हिसाब से पेमेंट वापस आएगा, बट पे बैक पीरियड का टारगेट तो 2.5 है, तो पे बैक पीरियड तो अचीव नहीं कर रहे हो, तो पे बैक पीरियड तो नहीं है, तो आंसर बी नहीं हो सकता, आंसर सी नहीं हो सकता। अब आरओसी सेटिस्फाई करोगे तो आंसर ए हो जाएगा, आरओसी भी सेटिस्फाई नहीं करोगे टारगेट पे तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखो आपको बोल रखा है डेप्रिसिएशन, बोल रखा है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन एंड द प्रोजेक्ट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 6 ईयर, तो ये जो 9,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये डिवाइड बाय 6 करनी पड़ेगी, 9,000 डिवाइड बाय 6, आपका हर साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,500। आपका एस्टिमेटेड एवरेज कैश फ्लो दे रखा है 3,000 का, तो आपके पास में प्रॉफिट बचेगा 1,500 का, ठीक है। 1,500 का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट आपकी 9,000 है इंटू, अच्छा एवरेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में 9,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो 4,500 की एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारा प्रॉफिट 3,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,500 का 1,500 आ रहा था, तो 1,500 डिवाइड बाय 4,500 इंटू 100, 33.33% की रेट आ रही है। तो आरओसी का टारगेट तो अपन अचीव कर रहे हैं, ठीक है ना। आरओसी के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट निकालने के लिए कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए बोल रखा था स्ट्रेट लाइन मैसेज है 6 ईयर के हिसाब से, तो 9,000 डिवाइड बाय 6, 1,500 का डेप्रिसिएशन आ गया, हर साल का प्रॉफिट हो गया 1,500।
और मुझे आरओसी निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। तो इन्वेस्टमेंट में 9,000 प्लस रेसिडुअल वैल्यू 0 है, तो 9,000 प्लस 0 डिवाइड बाय 2। अब नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने टेस्ट कर लिया, नहीं है तो भी 0 लग के डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट जो होगी 4500 इंटू 100, तो 33.33% आएगा। 28% से ज्यादा है, आरओसी के हिसाब से आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट, Udemy is a charity that was set up with the objective of training dogs for the blind। ठीक है, ब्लाइंड की हेल्प करने की चाहते हो, उसके लिए आपने डॉग्स को आप ट्रेन कर रहे हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट वुड बेस्ट फिट विद इफेक्टिवनेस इन द वैल्यू इन अ वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। इफेक्टिवनेस के लिए आपको बात करनी, इफेक्टिवनेस एंड रिजल्ट की बात करता है, आउटकम की बात करता है। तो एवरेज आवर्स टू ट्रेन अ डॉग टू द यूडीएन सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड, ये एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा है, एवरेज आवर कितने लगेंगे, तो एफिशिएंसी की बात ज्यादा कर रहा है। नंबर ऑफ डॉग्स अवॉर्डेड विथ सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, हाँ नंबर ऑफ डॉग्स अवॉर्डेड, तो ये आउटपुट है आपका, ये हो सकता है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ईच सक्सेसफुल डॉग ट्रेन, नहीं ये इकोनॉमी की बात कर रहा है। एवरेज आवर वर्कड बाय ईच डॉग ट्रेनर पर मंथ, ये भी एफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, तो बी ही सही है क्योंकि मुझे आउटपुट एक ही दे रहा है यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस आउटपुट से रिलेट करता है, तो मेरा काम ही है कि डॉग्स को ट्रेन करना। तो कितने डॉग्स को आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, उनको अवार्ड करा सर्टिफिकेट, तो मतलब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपका आउटपुट है, तो आउटपुट के हिसाब से बी अपना आंसर हो जाए। इफेक्टिवनेस आउटपुट का मेजर होता है वैसे भी। नेक्स्ट, Ella company decided to invest in a new machine which has a 7-year lifespan and has no expected residual value. The machine can be purchased outright for $80,000 using a 8% loan. Alternatively, it can be leased for 7 years by paying annual rental payments of 14,983, which must be paid at the end of each year. Which of the following statement is correct? A machine should be purchased because this option has a lower overall cost than leasing. Mora company should not agree to form either form of financing because both will result in negative NPV। 7 साल की लाइफ है, नो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, 80,000 में आप परचेज करोगे यूजिंग 8% लोन, लीज करोगे 7 ईयर की बाय पेइंग एनुअल इंटरवल विच 80,000 की मशीन है, इस पे अगर 8% का लोन लिया तो 6,400 की इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इट कैन बी लीज फॉर 7 years बाय पेइंग एन एनुअल रेंटल पेमेंट ऑफ विच विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर 1,494,983। तो दोनों में से आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही। द मशीन कैन बी परचेज बिकॉज इट दिस ऑप्शन इज लोअर ओवरऑल कॉस्ट देन लीजिंग, नहीं यहाँ पे अपने को भी वो तो दे ही रखी है। चलो 8% की रेट के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देख लेना, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में। यहाँ पे 8% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो देखो आउटराइट परचेज अगर करने गए, फर्स्ट ऑप्शन, एक काम करते हैं इसको एक्सेल में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साहब ये। डेप्रिसिएशन भी तो नहीं दे रखा इन्होंने, तो टीएडी है। टीएडी तो है नहीं, तो सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 80,000 की, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे तो प्रेजेंट वैल्यू 80,000 है साहब। अगर लीज वाले ऑप्शन की बात करें, चलो तो इसमें ईयर 0, 1, 2, 3, 4, अच्छा सारे ईयर में एक ही पेमेंट है ना, एक काम करो डायरेक्टली निकाल दो, ईयर 1 to 7।
आपका पेमेंट है 14983 का, ठीक है। तो आपकी डिस्काउंट रेट आपको लेके चलिए 8% की, तो 8% का अपन एन्युटी फैक्टर ले लेते हैं। आठ परसेंट का एन्युटी फैक्टर 7 ईयर का 5.206। यहाँ खर्चा हो रहा है 78001 का प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, ठीक है ना। और इधर की तरफ आपका जो खर्चा हो रहा है नॉर्मल केस में वो हो रहा है 80,000 का, ठीक है। आप 80,000 पे कर रहे हो तो इधर आपका इनिशियल खर्चा 80,000 का है। और आपको अगर यहाँ पे इसी की जगह पर ये ऐसा काम, मतलब ये आउटलेट परचेज नहीं करो, लीज लो, तो लीज की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 78001.5, तो 7002 कह सकते हो, 78002 कह सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है लीज यहाँ पे बेटर पड़ रहा है। यहाँ पे टीएडी वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो फिर लोन वाले केस में आप सिर्फ 80,000 का खर्चा कर रहे हो, ठीक है। कोई आपका दूसरा कोई इनकम वगैरह बेनिफिट तो है नहीं, तो 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू तो 80,000 ही है, ठीक है। और इस 14983 की प्रेजेंट वैल्यू में 8% के हिसाब से निकल के लिख जाता हूँ, तो वो आ गया मेरे पास में, ठीक है। और एक कोई रेसिडुअल वैल्यू कुछ तो है ही नहीं थी, वास्ट का तो मेन तो टीएडी कंफ्यूज कर रहा था इसमें, टीएडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो टीएडी नहीं होगा। तो फिर आउटराइट परचेज वाले केस में 80,000 का खर्चा ही है आपका सीधे सीधा, वो भी 0 ईयर पे है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 80,000 की 80,000 ही रहेगी। नेक्स्ट, Allied company is planning a major investment in a new manufacturing unit in the next year. Due to the recent concerns that inflation is too high, the government has unexpectedly announced an increase in interest rates. Which of the following statement concerning the impact of the government decision is true? इनमें से कौन सा true है ये आपको बताना है। The company's cost of capital will decrease. Interest rate is an example of expansionary monetary policy. नहीं. Demand of the company's product may decrease. Yes, ये हो सकता है। NPV ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल लोअर देन इनिशियली एक्सपेक्टेड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुकी है, तो ये कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, तो उल्टा आपकी डेट की कॉस्ट अगर लोन लेने जाओगे तो महंगा होगा, तो WCC बढ़ने की बजाय तो गिरनी, मतलब कम होने की बजाय बढ़नी चाहिए, तो ये कम तो नहीं हो सकती। ये एक्सपांशनरी मूव तो है नहीं, गवर्नमेंट इंटरेस्ट बढ़ाती है ताकि इन्फ्लेशन को रोक सके, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आपको खर्चा रोकना पड़ता है, तो ये एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल भी नहीं है। डिमांड कम होगी क्योंकि लोग अब लोन महंगे हो जाएंगे, तो लोग जो है वो चीज़ें कह लो कि बेसिकली खरीदना कम कर देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो एक परचेजिंग पावर कम होने लग जाती है। तो सी एंड डी ये दोनों सही है। और एनपीवी तो इसलिए कम होगा क्योंकि रेट बढ़ रही है, डिस्काउंट रेट बढ़ेगी तो एनपीवी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। सी एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Wavenet company is planning a 1-for-4 right issue. The value of right has been calculated at $0.50 per existing share. Wavenet company's market price is currently $8 per share. What is the theoretical X right price per share and the right issue price per share? अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, टीआरपी निकालने का साहब एक फॉर्मूला और होता है जो अपने को दिमाग में रखना है। एक तो अपन जानते हैं जो अपना नॉर्मल होता है कि भाई जो आपकी करंट मार्केट वैल्यू है प्लस जो नेट प्रोसीड आएगी नए इश्यू की डिवाइड बाय करंट शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स, वो तो एक छोटा शॉर्टकट तरीका और होता है। अगर आपको करंट मार्केट प्राइस दे रखी है तो उसमें से वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर की अगर आपको वैल्यू पता हो, वैल्यू ऑफ राइट पर एग्जिस्टिंग शेयर की अगर आपको वैल्यू पता हो तो वो आप माइनस कर दो, टीआरपी मिल जाता है आपको डायरेक्टली। तो यहाँ पे अपने को टीआरपी डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस दे रखी है 8 की, टीआरपी के लिए वैल्यू ऑफ राइट अपने को देगा 0.50, 0.50, तो ये 7.50 हो जाएगा, ये तो होगी 7.50। अब राइट इशू प्राइस निकालनी है मेरे को, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू ऑफ राइट जो है, ठीक है, वो होती है टीआरपी माइनस राइट इशू प्राइस, ठीक है ना। मुझे वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, टीआरपी मेरे हाथ में है, सॉरी वैल्यू ऑफ राइट तो के लिए मुझे बोल रखा है पर एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू ऑफ राइट दे रखी है, तो मैं इससे वैल्यू ऑफ राइट टोटल निकाल सकता हूँ, टोटल वैल्यू ऑफ राइट निकाल सकता हूँ, टोटल वैल्यू ऑफ राइट अपन निकाल सकते हैं। एक एग्जिस्टिंग शेयर पे है 0.50 की, ठीक है, और कितने एग्जिस्टिंग शेयर है, 4 के बदले में 1 मिल रहा है, तो मतलब 4 शेयर से अपन ने डिवाइड करा होगा वैल्यू ऑफ राइट को पर एग्जिस्टिंग शेयर पे कन्वर्ट करने के लिए, तो वापस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू ऑफ राइट 2 की है,
अब मुझे पता है टीआरपी और राइट प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ राइट। अब टीआरपी है 7.5, वैल्यू ऑफ राइट है 2, तो राइट प्राइस लाने के लिए टीआरपी में से वैल्यू ऑफ राइट माइनस कर दो। तो राइट इशू प्राइस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टीआरपी माइनस वैल्यू ऑफ राइट। तो टीआरपी है 7.50, वैल्यू ऑफ राइट है 2, तो ये आंसर हो गया 5.50 आंसर। ठीक है साहब, ये वाला क्वेश्चन अपने क्लास में भी करा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से ध्यान रखना। ये टीआरपी का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, ये अपने दिमाग में रखना शॉर्टकट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इस शॉर्टकट से आप निकाल सकते हो। ठीक है साहब, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है। टेल्ड कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी विद अ $4 million ordinary share in issue. Yesterday the ordinary share price closed at $5. 2 days later the board of directors approved the launch of a new innovative product, but this has not yet been publicly announced. Product A has NPV of 40 million. Launch का announcement आप करोगे, announced publicly tomorrow, will be announced publicly tomorrow. और एक और है 160 का, डिसीजन टू लॉन्च प्रोडक्ट भी विल बी अनाउंस पब्लिकली दिस मॉर्निंग, मतलब आज कर दोगे। अज्यूम ऑल थिंग्स आर इक्वल एंड दैट द करंट मार्केट बिलीव दैट प्रोजेक्ट्स एनपीवीज, वो मानते भी हैं, आर इक्वल एंड द कैपिटल मार्केट बिलीव द प्रोजेक्टेड, तो ये एनपीवी है, इस पे वो बिलीव भी करते हैं कि सही भी है। बोथ प्रोडक्ट विल बी फाइनेंस्ड यूजिंग इंटरनली जनरेटेड फंड्स। व्हाट विल बी द ऑर्डिनरी शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ टुडे इफ द कैपिटल मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट और द स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। कल की बात नहीं करें, आज की बात करें तो देखो ये न्यूज तो कल जाने वाली है, तो इसका इंपैक्ट तो आज नहीं आ सकता। आज हम न्यूज देंगे ये वाली 160 मिलियन वाली, और अगर मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो मतलब कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी तो उसका इंपैक्ट आना बाकी है अभी। अब मैंने 160 मिलियन की नए एनपीवी आएगी, पॉजिटिव एनपीवी आएगी, मार्केट में 400 मिलियन शेयर इशू कर रखे हैं, डिवाइड बाय 400, तो पर शेयर 0.40 का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। करंट शेयर प्राइस अपने को 5 दे रखी थी, तो अगर मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो वैल्यू हो जाएगी 5.40। लेकिन यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट में कोई नई इंफॉर्मेशन आए चाहे पुरानी इंफॉर्मेशन, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में हम कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं है, नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग मार्केट को पता है, सब कुछ मार्केट को पता है। तो ये इंफॉर्मेशन आने से पहले या आती वक्त ही इसका इंपैक्ट ऑलरेडी प्राइस में आ चुका होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नई इंफॉर्मेशन की प्राइस का इंपैक्ट पड़ता है। अब सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में अगर वो बोलता है कि कल की बताओ, तो कल के अंदर अपन 40 मिलियन डिवाइड बाय 400 0.1 आता वो भी ऐड कर लेते, तो उसको इसमें प्राइस 5.5 हो जाती परसों की राइट में। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो तब भी 5 ही रहती। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हम कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को सब कुछ पता होता है। ठीक है, मानते हैं मार्केट जो है वो एफिशिएंट है, वो सर्वोपरि है, उसको सब पता है, सब पता है, तो फिर नई इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, नई इंफॉर्मेशन नहीं तो नई इंफॉर्मेशन का पॉजिटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन भी अपने क्लास में करा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज करेक्ट। ट्रेडिशनल थ्योरी को लेकर के बात करेगा, दिमाग में ट्रेडिशनल थ्योरी का ग्राफ आ जाना चाहिए। ट्रेडिशनल थ्योरी कहती है कि भाई आपका WACC में ऑप्टिमल लेवल निकाल सकते हो, क्योंकि KD जब आता है तो KE बढ़ता है, बट उतना नहीं बढ़ता है स्टार्टिंग में, तो WACC कम होता है, फिर बाद में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं देयर इज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर अ कंपनी वेयर मार्केट वैल्यू इज मैक्सिमाइज्ड। यही सही लग रहा है मेरे को तो। बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स बाय आर्बिट्रेज एंश्योर शेयर प्राइस आर कंसिडर्ड विद द थ्योरी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी डिक्रीजेस दैट इट्स कैपिटल गियरिंग इंक्रीजेस। नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ कंपनी इज कांस्टेंट एट इज कैपिटल गियरिंग इंक्रीजेस। नहीं, ये तो मोदी गिलानी मिलर का, तो फर्स्ट ही सही है, तो सिंपल है, तो बहुत इजी काम हो गया आपका, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का अपना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मेथड ऑफ स्मूदनिंग आर ट्रू। स्मूदनिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा पैसा डेट में है तो उसके अगेंस्ट में थोड़ी आप असेट्स क्रिएट करते हो डिपॉजिट में, तो अगर प्राइस मूवमेंट वगैरह हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, तो इधर लोन महंगा होगा, तो थोड़ा सा वो जो इंपैक्ट है वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से कम हो जाएगा। पूरा तो नहीं होता है, इसके ऊपर ने क्लास में एग्जांपल्स भी करे हुए हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं डेट पोर्टफोलियो विल कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट डेट। यस, स्मूथिंग में हम कहते हैं कि दोनों तरीके की आप चीजें को रखो। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट विल स्टिल इंक्रीज इफ द इंटरेस्ट रेट राइजेस। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि जितना इंक्रीज होगा इंटरेस्ट रेट में, अगर आप परसेंटेज टर्म से बात करो तो डिपॉजिट की रेट में भी इंक्रीज होगा, बट वो एक दूसरे को ऑफसेट नहीं कर पाएंगे।
कम हो जाएगा इम्पैक्ट। जैसे आपने पहले अगर 1 लाख का लोन ले रखा है 8% पे, अब हो गई रेट 9% मार्केट में, तो पहले आप 8,000 का इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आप 9,000 का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 1,000 का कॉस्ट बढ़ रही है। बट आपने इसके अगेंस्ट में अगर 50,000 का डिपॉजिट करा रखा है, मान लो 5% पे, तो पहले 8,000 में से 50,000 का 5% के हिसाब से 2,500 का इंटरेस्ट लेस होता था, तो आपको 8 माइनस 2.5 आपकी नेट कॉस्ट आती थी 5500। अब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 1% से, तो लोन की रेट होगी 9%, डिपॉजिट की रेट होगी 6%। तो अब इस 50,000 के ऊपर 6% से 3 कमाओगे और डिपॉजिट के ऊपर 9 देना पड़ेगा, तो 6,000 अब देना पड़ेगा आपको। नेट कॉस्ट आपकी 6,000 की, 9 माइनस 3, पहले 5500 थी, अब 6,000 हो गई। तो स्टिल जो 1,000 का कॉस्ट बढ़ा इंटरेस्ट का, उतना नहीं बढ़ा हमारी टोटल कॉस्ट। हमारी टोटल कॉस्ट 500 से ही बढ़ी, लेकिन बढ़ी तो है। तो बी भी सही है। तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट विथ फिक्स्ड कैश फ्लो विल बी फाइनेंस्ड विथ फिक्स रेट डेट। इन्वेस्टमेंट विथ फिक्स्ड कैश फ्लो नहीं, स्मूथनिंग में ये चीज नहीं बोलते, ठीक है ना। ये स्मूथनिंग से रिलेटेड नहीं है, मैचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। फुल बेनिफिट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉल इन इंटरेस्ट रेट, नहीं, कभी भी पूरा नहीं मिलता है आपको बेनिफिट। द नेट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट विच इज फिक्स्ड ओवर, द नेट इफेक्ट विल बी इन इंटरेस्ट पेमेंट विच इज, नहीं, फिक्स तो होता ही नहीं भाई साहब यहाँ पे कुछ स्मूथनिंग में। फिक्स रेट तो आपको एफआरए के थ्रू मिलेगी या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के थ्रू मिलेगी, उनके थ्रू आपको मिलती है। तो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, तो यहां से अपना आप सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में देखो पहला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, ठीक है। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर क्वेश्चन है। सेक्शन बी में मैं हमेशा कहता हूं एक बार ये चेक कर लो कि कोई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही पड़े, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, तो एक बार जस्ट एक ओवरव्यू ले लो, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है क्या मेरे को। हाँ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, फैक्टरिंग विल विथ रिकॉर्ड्स मींस दैट यू डोंट, if you don't have bad debt insurance with the factor, factoring with records means that you don't have bad debt insurance with factor. Invoice discounting can increase the efficiency of trade receivable management for the company. Invoice discounting can increase the efficiency of trade receivable management. Where a company is expecting to receive foreign currency from foreign account receivable will be concerned about the risk of foreign currency depreciating against domestic currency. अगर आप एक्सपेक्ट करो, एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल, आपको पैसा मिलने वाला है, तो यू विल बी कंसर्न विद द रिस्क ऑफ फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट, मतलब होम करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, तो यस, तो ये तो ट्रू है साहब, ठीक है ना। एंड फैक्टरिंग विद रिकॉर्ड्स मींस ये दैट यू डोंट हैव बैड डेट इंश्योरेंस विद द फैक्टर, ये भी सही है। विदाउट रिकॉर्ड्स होता तो उसके अंदर हम कहते हैं कि बैड डेट का मुझे कोई बियर करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ट्रू लग रहा है, 3 भी ट्रू है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट फॉर द कंपनी। एफिशिएंसी के ऊपर ये कमेंट मांग रहा है मेरे से, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ेगी दोस्त मेरी यहाँ, क्योंकि फैक्टर जो होता है ना वो कलेक्शन करवाने में हेल्प करता है। डिस्काउंटिंग के अंदर कलेक्शन को लेकर के कोई बातचीत नहीं होती, तो मैं नहीं कह सकता इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड रिसीवेबल मैनेजमेंट, क्योंकि फैक्टर मेरा रिसीवेबल का पूरा मैनेजमेंट खुद संभाल लेता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो ट्रू था कि विद रिकॉर्ड्स के अंदर बेड डेट इंश्योरेंस नहीं, विदाउट रिकॉर्ड्स होता तो बेड डेट इंश्योरेंस मिलता। थर्ड वाला भी सही है, डोमेस्टिक करेंसी अगर अप्रिशिएट कर रही है तो एज अ मतलब एक्सपोर्टर आपको आपको नुकसान है, आपको पेमेंट मिलने वाला है, आपको फायदा तब होता जब होम करेंसी डेप्रिशिएट कर रही होती। तो 3 भी सही है, फर्स्ट भी सही है। सेकंड वाला जो है उसको एक बार अगर वापस पढ़ें तो वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब टाइम पे पैसा आने लग जाएगा, कलेक्शन टाइमली हो जाएगा। इन चीजों में इनवॉइस डिस्काउंटिंग हेल्प नहीं करती है, वो फैक्टरिंग हेल्प करता है। तो इस वजह से सेकंड वाला गलत लग रहा है साहब, ठीक है। और देखो इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, एक ये लास्ट वाला भी डायरेक्ट लग रहा है। द फॉलोइंग डायरेक्टली लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वर्किंग कैपिटल ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ होता है, हम ये कहते हैं यूजिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल टू डिटरमाइन द इन्वेंट्री ऑर्डरिंग पॉलिसी, ऑफरिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टू कस्टमर टू एंकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट, limiting the level of cash balance held to those required to meet normal business needs, and using Miller model to manage cash level. Which of the following leads to conflict between working capital objective of liquidity and profitability? इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं
तो यार देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का तो मतलब लाइक लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, कि ईओक्यू को अगर आप लेके चल रहे हो तो हम तो कहते हैं कि आपकी कॉस्टिंग कम हो रही है, ज़्यादा इन्वेंट्री हेल्ड कर नहीं रहे हो, तो ना तो लिक्विडिटी ज़्यादा फंस रही है और ना ही आपको कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ रही है, तो ये तो लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगा टेक्निकली। ठीक है, मिलर लॉ मॉडल तो हम कहते हैं कि अच्छी बात है, उससे अपने को पता पड़ जाता है कि कब ज़्यादा कैश है, कब कम कैश है, ज़्यादा कैश है तो उसको इन्वेस्ट कर देंगे, कम है तो अपन विड्रॉ कर लेंगे रिटर्न पॉइंट जितना, तो ये तो अच्छा ही रहता है। लिमिटिंग द लेवल ऑफ कैश बैलेंस हेल्ड टू दोज रिक्वायर्ड टू मीट द बिजनेस नीड, ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादा कैश रखना भी प्रॉफिटेबिलिटी के अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो जितना जरूरत है उतना कैश रखेंगे, तो ये भी सही लग रहा है। बी वाला जो है वो इकलौता है जो मतलब किसी भी तरीके से कह दोगे जिसमें लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी से किसी एक तरफ आप झुक रहे हो, आप अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, तो डिस्काउंट ऑफर करने से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि डिस्काउंट बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन लिक्विडिटी प्रेफर हो रही है क्योंकि आपके पास कैश जल्दी आ रहा है, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो रहा है, कैश ज्यादा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट ला रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। बाकी ईओक्यू से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, लिमिटिंग कैश लेवल से तो फायदा हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है और जितनी जरूरत है उतना कैश हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, लिक्विडिटी प्रॉफिटिलिटी दोनों को मेंटेन करके चल रहे हैं। मिलर और मॉडल तो कहता है ये ज्यादा कैश रखना नहीं है, कम कैश भी नहीं रखना है, तो दोनों को मेंटेन करके चलता है। तो एक ही बच रहा है बी वाला पॉइंट, ये क्योंकि डिस्काउंट देने से प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट हो रहा है, लिक्विडिटी अच्छी हो रही है, पेमेंट जल्दी आ रहा है, तो लिक्विडिटी का तो फायदा हो रहा है बट प्रॉफिटेबिलिटी का नुकसान हो रहा है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ ये एक तरफ झुक रहा है, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, ये अच्छा पॉइंट था। अब जो बाकी का है उसके लिए तो अपने को क्वेश्चन पढ़ना ही है पूरा, तो पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है व्हाट इज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग बल्क परचेज डिस्काउंट फ्रॉम टेडी कंपनी। टेडी कंपनी ने आपको बल्क परचेज डिस्काउंट दिया, उसको लेके आपको देखना है क्या फायदा क्या नुकसान होगा। तो देखो, डेडी कंपनी इज अ लार्ज कंपनी व्हिच हैज बीन रिव्यूइंग इट्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डेडी कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ अ discount for bulk purchase from Tendi Company, one of its major supplier. Tendi Company has offered a 0.5% discount on orders of 30,000 units or more of component X. The current purchase price of component X is $20. अगर आपने 30 से ज़्यादा खरीदे तो आपको 0.75 का डिस्काउंट मिलेगा $20 के ऊपर, तो आपकी प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 19.85। 19.85 का ही खर्चा करना पड़ेगा। आप साल भर में 1,20,000 कंपोनेंट खरीदते हो, तो अगर आपने डिस्काउंट ले लिया तो 1,20,000 के ऊपर 19.85 से आपका खर्चा 2382,000 का हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑर्डर प्लेस करने होते हैं एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो आपका भी ईओक्यू 10,000 का चल रहा है। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट एक्स आपको दे रखी है 1.20, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर 125 की। ये डेटा में काम का है, आप लिख भी रहा है, ठीक। तो अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं, देखो परचेज कॉस्ट में अगर मैं बात करूं सेविंग्स कितनी हो सकती है, परचेज सीधा सेविंग्स के ऊपर चलते हैं। अगर परचेज कॉस्ट की सेविंग्स की तरफ देखें तो एट प्रेजेंट आप 20 में खरीद रहे हो, डिस्काउंट के बाद में आप 19.85 में खरीद पाओगे, तो इस टेक्निकली आप जो खर्चा हो रहा है उसके ऊपर 0.75 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20 माइनस 0.75 19.85 माइनस 20, आप $0.15 बचा पा रहे हो 1,20,000 यूनिट पे, तो आपका खर्चा बच रहा है 18,000 का। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली 18,000 की सेविंग हो रही है आपकी यहाँ पे। या फिर क्या करो, नॉर्मल खर्चा निकालो और ईओक्यू का खर्चा जो हो रहा है उसमें से उसको लेस कर दो, उसके हिसाब से देख लो क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो नुकसान होगा क्योंकि एट प्रेजेंट आप 10,000 क्वांटिटी मंगा रहे थे, सॉरी फायदा होगा टोटल कॉस्ट में, क्योंकि आप अभी 10,000 क्वांटिटी मंगाते थे, 12 ऑर्डर लगाने पड़ रहे थे, अब 30,000 मंगाओगे तो कम ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी सेविंग्स आएगी आपके पास में। करंटली आप 1,20,000 डिवाइड बाय 10,000 आप लगाते हो 12 ऑर्डर, अब आप लगाओगे 1,20,000 डिवाइड बाय 30,000 आप लगाओगे 4 ऑर्डर, और एक ऑर्डर पर आपको 125 का खर्चा करना पड़ता है, तो 10 माइनस का 4 इंटू 125, 6 इंटू 125 750। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट लेकिन बढ़ जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। पहले आपकी एवरेज इन्वेंटरी 10,000 डिवाइड बाय 2 होती थी,
ठीक है, अब आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो होगी 30,000 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इसके ऊपर आप 1.20 का खर्चा करते हो ऑर्डरिंग में, तो एट प्रेजेंट आप 15,000 यूनिट होल्ड करोगे और ईओक्यू के हिसाब से 5,000 ही होल्ड करने पड़ते हैं, 10,000 क्वांटिटी ज़्यादा होल्ड करनी पड़ेगी। तो इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी के ऊपर मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। 1.20 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 12,000। मैंने क्या लिखा, लेकिन 12 - 4 है ना ये, तो 12 - 4 8 इंटू 125, सॉरी हाँ 8 इंटू 120, 1,000 की कॉस्ट है यहाँ पे, सॉरी ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग है ना, 1,000 की सेविंग है। ठीक है ना, एट प्रेजेंट आप यहाँ पे 12 ऑर्डर लगाते हो, 10,000 के हिसाब से एक का है तो 1,20,000 से 12 ऑर्डर लगेंगे। अब आप 30 का लगाओगे ऑर्डर तो 4 ही ऑर्डर लगेंगे, तो आपके 1,000 यहाँ बचेंगे, बट यहाँ पर आपको 12,000 का नुकसान हो रहा है। तो फिर तो भी नेट सेविंग्स है साहब, तो नेट सेविंग्स कितनी हो रही है वो अपने को निकालनी है। तो 18 + 1 - 12, 19 - 12, 7,000। बेनिफिट फॉर द ईयर हो जाएगा 7,000 का। ठीक है ना, अब आप ऐसे निकालो शॉर्टकट के थ्रू, या आप चाहो तो आप डायरेक्ट पूरे कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। आप पहले निकाल दो ईओक्यू के हिसाब से टोटल खर्चा, उसमें से माइनस कर दो डिस्काउंट के हिसाब से टोटल खर्चा, आपको 7,000 का बेनिफिट वहां पे दिख जाएगा। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो कह रहा है द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग द अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फ्रॉम सेल्वो। अब सेल्वो के क्या बोलेगा, सेल्वो कंपनी मेजर सप्लायर ऑफ कंपोनेंट एम टू डडी कंपनी हैज ऑफर्ड ए 1% अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर पेमेंट विद इन 20 डेज। अगर आप 20 दिन में पेमेंट कर दोगे तो आपको अर्ली सेटलमेंट का डिस्काउंट मिलेगा। डडी कंपनी करंटली टेक 60 डेज टू सेटल द आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेज विद सेल्वो कंपनी एंड दिस इक्वेट्स टू 3.3 मिलियन एज अ ट्रेड पेबल। तो करंट आप यहाँ पे 60 डेज लेते हो, आपकी फाइनेंस की रेट कितनी दे रखी है, डडी कंपनी इज ड्यू टू सेल गुड्स, ये रहा यहाँ पे नीचे, ये रहा डडी कंपनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेट ऑफ 5% थ्रू एन ओवरड्राफ्ट एंड नो सरप्लस कैश, अज्यूम दैट देयर आर 360 डेज इन द ईयर। तो कैलकुलेशन ईयर की अपने को 360 डेज के हिसाब से करनी है। अब देखना, आप एट प्रेजेंट 60 दिन लेते हो सेटल करने के लिए, तो 3.3 मिलियन के ऊपर 60 दिन के हिसाब से आप इंटरेस्ट बचाते हो। अब 1% का अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट लेने के चक्कर में आपको 20 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको 40 दिन का कम सेविंग होगी एक तरीके से आपकी। तो आप यहां पे क्या कर लो, पहले तो करंट सेविंग निकाल दो। करंटली 3.3 मिलियन के ऊपर 5% के हिसाब से आप 60 दिन का ब्याज बचाते हो। $0.0275 मिलियन, या इसको अगर मिलियन में कन्वर्ट करना चाहो तो हो जाएगा 27,500। ये आपकी अभी की सेविंग है। अब अगर आप प्रपोज के नाम पे चलो, प्रपोज डिस्काउंट में देखो तो डिस्काउंट की इनकम हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड मिलेगा आपको 1% का। तो टोटल सेल निकालनी पड़ेगी पहले आपको यहाँ पे, एक तो ना टोटल सेल्स भी निकाल दो यहाँ पे, टोटल सेल कितनी होती है। तो भाई देखो, आपको 3.3 मिलियन के ट्रेड रिसीवेबल है, 60 दिन का आपका टाइम पीरियड आपको दे रखा है। ठीक है, मुझे सेल का फिगर निकालना है। नॉर्मली हम कहते हैं अगर ट्रेड पेबल है आपके पास में, अच्छा ट्रेड, हाँ ट्रेड पेबल है ना, तो डिवाइड बाय क्रेडिट सेल करोगे इंटू 360 करोगे तो आंसर आपका 60 आना चाहिए था। आपको 60 दे रखा है, आपको क्रेडिट्स आपकी परचेज कितनी है वो आपको निकालनी है। टोटल परचेजेस कितनी है फ्रॉम सेल्वो कंपनी कितनी है वो मुझे निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने रिसीवेबल सॉरी पेबल पेमेंट पीरियड का जो फॉर्मूला है उसके अंदर अपने को परचेज को एक्स रख लो और उसके लिए सॉल्व कर दो। आपको पता है 60 इज इक्वल्स टू,
आपकी 3.3 मिलियन की सेल है, डिवाइड बाय आपको नहीं पता कितनी आपकी परचेज करी है आपने, 3.3 मिलियन के पेबल है, डिवाइड बाय आपको क्रेडिट परचेज का फिगर नहीं पता तो उसको एक्स माना, इनटू 360। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 360 उधर चला जाएगा, ठीक है, और सॉरी एक्स को उधर ले जा दो, 60 को उधर ले आओ, तो 3.3 डिवाइड बाय 60 इंटू 360 हो जाएगा, तो 3.3 डिवाइड बाय 60 इंटू 360, 19.8 मिलियन की सेल हो जाएगी टोटल, परचेज हो जाएगी टोटल, सॉरी 19.8 मिलियन की होगी आपकी परचेज। इसके ऊपर आपको प्रपोज डिस्काउंट मिलेगा 1% का, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 1,98,000 का। तो ये तो बेनिफिट है, लेकिन इसकी वजह से आपको करंट इंटरेस्ट की सेविंग कम होने लग जाएगी। अब आप 20 दिन में पेमेंट करोगे तो आपको 20 दिन का इंटरेस्ट बचा पाओगे। आप यहां पे 20 दिन के हिसाब से आंसर निकाल दो, 3.3 इंटू 5% इंटू 20 डिवाइड बाय 360, 0.00917 कर दो इसको, 9170 कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल सेविंग्स आपकी आ गई 198 प्लस 9170, 117। थ्री पॉइंट थ्री अच्छा 3.3 नहीं होगा ना, रुको रुको रुको, इसको ऐसे निकालो, अपने पास में टोटल सेल आ गई, एक मिनट रुको, ये गलती करी ना अपने आप, टोटल परचेज निकाल दिया अपन ने, तो अपन ये कह सकते हैं इस 19.8 मिलियन की सेल के ऊपर मैं 5% से 60 दिन का ब्याज एट प्रेजेंट बचाता हूं, तो ये होता है 165 का, इसको मैं कह सकता हूं 1,65,000 एट प्रेजेंट। अब प्रपोज डिस्काउंट की वजह से 1,98,000 का मुझे फायदा मिलेगा, और इस पर अब मेरी प्रपोज इंटरेस्ट सेविंग जो होगी वो 19.8 मिलियन की परचेज के ऊपर 5% से 20 दिन की होगी, 5% इंटू 20, ये आपका 55,000 आएगा। तो टोटल बेनिफिट आपका एट प्रेजेंट अब आ गया 1,98,000 प्लस 55,000, 253,000, और पहले था 1,65,000, तो नेट बेनिफिट कितना आ गया, स्टिल बेनिफिट है, नेट बेनिफिट
पहले आप इंटरेस्ट बता रहे थे 1,65,000 का, अब बचाओगे कुल मिला के 2,53,000 का इंटरेस्ट और डिस्काउंट दोनों मिला करके, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है 88 से। 88 का अपने पास में बेनिफिट है यहाँ पे फॉर द ईयर। ठीक है साहब, अपने को निकालनी टोटल परचेस। टोटल परचेस मैंने निकाली भाई, मेरे को बोल रखा था 3.3 की आपकी पेएबल का फिगर है, आपको क्रेडिट परचेस का फिगर पता नहीं, तो डिवाइड बाय एक्स इंटू 360, इसका आंसर 60 के बराबर होता है। तो फिर मैंने हिसाब से परचेस का फिगर निकाला, परचेस निकली 19.8 मिलियन की। इसके ऊपर मैं 5% से 60 दिन का एक तो इंटरेस्ट बचाता हूँ, तो 165। एक तो ऐसे निकाल सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे निकालने के लिए एक और तरीका आप ये कर सकते थे, 3.3 मिलियन इंटू सीधा 5% कर लो। ठीक है, तो वो भी 0.165 मिलियन निकल के आता, या 1,65,000। एक तरीका ये ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब प्रपोज डिस्काउंट है 1 मिलियन का, तो इस सेल के ऊपर 19.8 मिलियन की परचेस के ऊपर आपको 1% से डिस्काउंट मिलेगा, तो 1,98,000 का बेनिफिट मिलेगा। और इसके ऊपर आप इंटरेस्ट सेव करोगे 19.8 के ऊपर 5% से 20 दिन में पेमेंट करोगे, तो 20 दिन का ही इंटरेस्ट बचा पाओगे। टेक्निकली 40 दिन का नुकसान भी हो रहा है, तुम ये भी कह सकते थे कि 40 दिन का मुझे नेट नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब 55,000 की सेविंग है, तो टोटल सेविंग यहाँ पे इस ऑप्शन में आ गई, इंटरेस्ट की 55, डिस्काउंट की 198, 2,53,000। 2,53,000 में से 1,65,000 माइनस करोगे, आपके पास में बचेंगे 88,000 का नेट बेनिफिट। ठीक है, तो ये आपका फायदा ही हो रहा है यहाँ पे। डन है सब। अपन अपने यहाँ पे जैसे टोटल सेल निकालते थे, वैसे टोटल परचेज के हिसाब से कर लिया अपन ने। क्लास में देखा दो तरह के मेथड होते हैं, एक रिसीवेबल के थ्रू, एक सेल के थ्रू। वैसे ही एक पेबल के थ्रू, एक परचेज के थ्रू। मैंने परचेज के थ्रू देखना हमेशा ईजी लगता है, तो परचेज के थ्रू निकाल दिया अपन यहाँ पे, क्योंकि वरना फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको वापस से नए ट्रेड पेबल का बैलेंस निकालना होता है 20 डेज के हिसाब से, उसको आप 5% से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आप उससे भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है साहब, ये हो गया अपना पॉइंट। नेक्स्ट बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल परसेंटेज कॉस्ट ऑफ द डिस्काउंट गिवन टू कार्लोस एंड रिसीविंग 15,000 विद इन 30 डेज। ठीक है साहब, तो यहाँ पे इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट निकालनी है आपको। यहाँ पे आपने सेल करा है कार्लोस को कॉस्टिंग 15,000, टर्म्स ऑफ ट्रेड स्टेट दैट पेमेंट मस्ट बी रिसीव्ड इन 120 डेज, हाउएवर अ डिस्काउंट ऑफ 2% विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। तो इफेक्टिव कॉस्ट निकालने की बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है साहब, तो इसका फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। 1 प्लस डिस्काउंट कितना दिया है साहब, आपने आपने डिस्काउंट दिया है 2% का, 2 डिवाइड बाय अमाउंट लेफ्ट टू पे 98। ठीक है, और इसकी अब पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितने दिन पहले पेमेंट करना पड़ रहा है, पहले आप 120 दिन में पेमेंट करते थे, अब आप 30 दिन में पेमेंट करते हो, आप 90 दिन पहले पेमेंट कर रहे हो दोस्त। ठीक है ना, तो पावर हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 90। यहाँ पे 365 डिवाइड बाय 90 मत करना, यहाँ पे बोल रखा है अज्यूम करने 360 डेज, 360 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 90 -1 जो आंसर आएगा उसमें से। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 8.42% समथिंग आ रही है अपने पास में, 8.41 है। ठीक है साहब, जो नियरेस्ट आंसर है वो मार्क कर देना। ठीक है, 8.42 हो सकता है शायद पॉइंट में 8.41 ही हो, अगर मैं और पॉइंट बढ़ाऊं तो 8.417 है, 8.41 हो जाएगी। डन है सर। इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट का अपने को फॉर्मूला पता है, 1 प्लस जो परसेंटेज आपने डिस्काउंट दिया डिवाइड बाय अमाउंट लेफ्ट टू पे, तो 2% का डिस्काउंट दोगे तो अमाउंट लेफ्ट टू पे 98 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/98 टू दी पावर, जो भी आपको 360 365 जो दे रखा है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज अर्लियर द पेमेंट इज रिक्वेस्टेड। पहले 120 दिन में पेमेंट करना पड़ता था, अब 30 में करोगे तो आप 90 दिन पहले पेमेंट मंगा रहे हो, तो डिवाइड बाय 90, और जो भी इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, -1 करके इंटू 100 करूंगा, ये आंसर आ जाएगा 8.417। है सब, ये तो हो गया। इसमें अपने 19 भी कर लिया था, 20 भी अपन ने कर लिया था। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं।
21 से 25 तक का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या करे, देखो लिस्टेड कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखी है, आपको बैलेंस शीट P&L दे रखा है। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गोंजाला कंपनी यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। तो वैल्यूएशन निकालना है। इसमें देख ले कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर अपने पास में हो तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन में कंपेरेटिवली टाइम कम लगता है और वो अपन कर भी लेते हैं पहले। ये दिख रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉइस ट्रेडर इज और आर करेक्ट। दे जनरली अंडर रिएक्ट टू गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। देखो नॉइस ट्रेडर तो नॉइस बना रहा है, अंडर रिएक्ट तो कैसे करेगा? ठीक है, वो तो तरीके से नॉइज मतलब जो चिल्लाता है, जो शोर मचाता है, तो वो अंडर रिएक्ट नहीं करता, वो टेक्निकली ओवर रिएक्ट करता है। एंड दे मेक रैशनल डिसीजंस। नहीं 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 नहीं, नॉइस ट्रेडर रैशनल डिसीजन ले रहा, वो तो सिर्फ बता रहा है कि देखो मैं ये कर रहा हूं, तो नीदर वन नीदर टू। नॉइस ट्रेडर्स के लिए ना तो वो अंडर रिएक्ट करे, वो ओवर रिएक्ट करे, और ना ही रैशनल है, बिल्कुल भी। तो दोनों नीदर वन है नीदर टू, ये दोनों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, चलो इसको भी पहले कर लेते हैं। द इक्विटी फाइनेंस रिजर्व्स रिप्रेजेंट कैश विच इज अवेलेबल टू अ कंपनी टू इन्वेस्ट। इक्विटी फाइनेंस रिजर्व रिप्रेजेंट कैश? नहीं नहीं नहीं, इक्विटी फाइनेंस का रिजर्व कैश तो नहीं होता साहब आपका। ठीक है, रिजर्व इज नॉट इक्वल टू स्पेंडेबल कैश, ये तो अपन बोलते ही हैं। ईपीएस इज एन अनसुटेबल वे ऑफ असेसिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोंजाला कंपनीज कॉम्पिटिटर्स। एंड स्क्रिप्ट डिविडेंड डिक्रीजेस द लिक्विडिटी ऑफ द शेयर्स बाय रिटेनिंग कैश इन द कंपनी। नहीं, स्क्रिप्ट डिविडेंड के बेसिस में हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड की बजाय शेयर दे देना। तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है उल्टा। तो 1 और 3 तो गलत है। ठीक है, अब 2 ही सही है, ऑप्शन फिर 2 ही बच रहा है, क्योंकि और ईपीएस इज एन अनसूटेबल वे ऑफ असेसिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोंजाला कंपनीज कॉम्पिटिटर। यस, क्योंकि हर कंपनी का ईपीएस उसकी अकाउंटिंग प्रॉफिट और नंबर ऑफ शेयर पे डिपेंड करेगा। तो ये अप्रोप्रिएट वे नहीं है कंपैरिजन का, क्योंकि सब एक ही बेसिस पे नहीं है, सब एक बेस पे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, हर कंपनी के नंबर ऑफ इशूड शेयर अलग होंगे, हर कंपनी का पैट अलग होगा, तो आप कंपैरिजन सही से नहीं कर पाओगे। सबके अगर नंबर ऑफ शेयर बराबर होते हैं तो मैं ईपीएस को कंपेयर करने के बारे में सोचता, बट मुझे वो ऑब्वियस बात है, हर कंपनी का अलग अलग नंबर ऑफ शेयर होंगे, तो फिर ईपीएस इज एन अनसुटेबल वे ऑफ कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट गोंजाला कंपनीज कॉम्पिटिटर। इट इज ट्रू। बाकी दो तो गलती हैं, तो वो ऑप्शन में भी देख के एक ही सही बच रहा था। अब इसके भी जो बचे हुए 2 पार्ट हैं जिनको सॉल्व करना है, उस पर आते हैं। पहला पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गोंजाला कंपनी यूजिंग प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड। पी रेशियो मेथड से अपने को आंसर निकालना है साहब इसका। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहता है, गोंजाला कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी विद कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 12% व्हिच प्लान्स टू एक्वायर अचीव डिविडेंड ग्रोथ ऑफ 5% पर ईयर फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। आपको बोल रहा है कंपनी का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5%, 12.5 है, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो उसका। द ऑर्डिनरी शेयर ऑफ कंपनी हैज नॉमिनल वैल्यू ऑफ $0.50 पर शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने साहब उसके? शेयर कैपिटल है इतनी। ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 0.50 पर शेयर। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इज एज फॉलोज। तो नंबर ऑफ शेयर अगर मुझे कहीं से मिल जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन काम करते हैं और नंबर ऑफ शेयर यहाँ से निकल जाएंगे। नॉमिनल वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 21। शेयर्स 100 मिलियन डिवाइड बाय 0.50, 200 मिलियन शेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, कंपनी के पास में टोटल मिला के 200 मिलियन के शेयर्स हैं। ठीक है साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स दे रखा है, टैक्सेशन दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट फॉर द ईयर ये रहा। तो ये आपका ईपीएस के लिए आप काम कर सकते हो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपन निकाल सकते हैं। अब देखो मुझे इतना पता होता है प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो एमपीएस अपॉन ईपीएस की बात करता है। तो कहीं से अगर मुझे ईपीएस मिल जाए तो मैं एमपीएस निकाल सकता हूँ, और एमपीएस को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंपनी की टोटल वैल्यू आ जाएगी, बात ही खत्म। तो ईपीएस निकाल लेते हैं यहाँ पे अब एक बार अपन। ईपीएस के लिए आपको दे रखा है भाई प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 264 है, नंबर ऑफ शेयर 200 है अपने पास में, तो 264 डिवाइड बाय 200, $1.32 पर शेयर का मेरा ईपीएस है। ठीक है, अब तो मैं एमपीएस निकाल सकता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5 है, इज इक्वल्स टू एमपीएस अपॉन ईपीएस 1.32 है, तो इसका मतलब एमपीएस विल बी इक्वल टू 12.5, $16.5 पर शेयर। बस अब तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास में आ गई मार्केट वैल्यू।
200 मिलियन के शेयर्स हैं, इनटू एक शेयर की वैल्यू 6.5 है, 3300, 3300 बी आ गया अपना आंसर। इजी क्वेश्चन। अपन ने पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल दिए, ईपीएस निकाल दिया, पी रेशियो के फॉर्मूला अपने को पता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, उससे मेरे पास में एमपीएस आ गया। इस एमपीएस को मैंने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास में कंपनी की मार्केट वैल्यू आ गई। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन शेयर इन गोंजाला कंपनी यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से देखते हैं सब क्या क्या दे रखा है अपने को इन्फॉर्मेशन। डीबीएम मॉडल के हिसाब से देखो क्या क्या दे रखा है। मुझे ग्रोथ रेट दे रखी थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 12% की, एंड कंपनी प्लान्स टू अचीव अ डिविडेंड ग्रोथ ऑफ 5% पर ईयर। कंपनी का करंट डिविडेंड आपको दे रखा है 160, तो यहां पर मैं करंट डीपीएस निकाल सकता हूं, D0। ठीक है, D0 अपन निकाल सकते हैं। 160 डिवाइड बाय 200 मिलियन शेयर्स थे, तो $0.80 पर शेयर का आपका डिविडेंड है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, अब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से अगर मुझे आंसर निकालना है ग्रोथ के हिसाब से, तो मैं कह सकता हूं भाई मुझे P0 की जरूरत है, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 12% की। ठीक है, मुझे P0 निकालना है, तो अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं D0 ब्रैकेट में 1 प्लस का G डिवाइड बाय KE माइनस का G। ठीक है साहब, ये फॉर्मूला अब लगा लेते हैं यहाँ पे अपन। अब D0 मेरे पास में है 0.80, इसमें डिविडेंड की ग्रोथ रेट 5% अपन टारगेट कर रहे हैं, 1 प्लस 5% करेंगे डिवाइड बाय 12 माइनस का 5%, तो 0.80 प्लस 5% ये हो जाएगा 0.84 डिवाइड बाय 12 माइनस का 5, 7%, ये होगा 0.84 डिवाइड बाय 7%, 12। यहां से प्राइस आ जाएगी 12 पर शेयर की, करंट प्राइस 12 पर शेयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ गोंजाला कंपनी वुड बी अपना 12। ठीक है साहब, ये आ गया आंसर अपने पास। ये भी इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट्स ऑफ गोंजाला कंपनी। लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए देखो अपने लोन नोट का यहाँ पे दे भी रखा था, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 300 के हैं, और इसके लिए बोल रखा है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग कंसिस्ट ऑफ लोन नोट्स पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 7% पर ईयर विच आर रिडीमेबल इन 7 years टाइम एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एट देयर नॉमिनल वैल्यू। आपको इनकी मार्केट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं अपन बेसिकली। एक्सेल में आया था एक बार दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, 1 2 3 4 5 कितने ईयर का है ये, 7 years, तो 6 and 7। कैश फ्लो इंटरेस्ट की रेट है 7% की, और रिडीम होंगे 5% के प्रीमियम पे, और बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ गोंजाला कंपनी इज 5%। अपने को बिफोर टैक्स ही लेनी है, मार्केट वैल्यू के लिए बिफोर टैक्स कॉस्ट चाहिए होती है, आफ्टर टैक्स दे रखी है बट उसका मुझे कोई मतलब नहीं, बिफोर टैक्स लूंगा, तो डिस्काउंट रेट मेरी 5% की है। सेवन का कैश फ्लो चलता रहेगा, फाइनल ईयर के अंदर 7 प्लस 105, 112 हो जाएगा अपने पास। ठीक है ना, प्रीमियम मिलेगा 105 का, तो 112। अब 5% के हिसाब से आप वैल्यू निकाल लो, 5% के फैक्टर ले लो यहाँ से। ठीक है, आप लोग को टेबल से लेना, मैं थोड़ा सा फटाफट करने के लिए एक बार यहाँ पर फॉर्मूले से ले रहा हूँ। अब बस प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, फैक्टर्स आ गए,
कैश फ्लो आ चुका है आपके पास में, इन सब की निकालो प्रेजेंट वैल्यू, इन सब का कर दो सम, ये आ गई आपकी प्राइस। ठीक है साहब, 115.16, तो अपना आंसर हो गया। और नंबर ऑफ लोन नोट्स कितने अपने पास में, तो 300 मिलियन की बोरोइंग है। तीन सौ डिवाइड बाय 100, 300 मिलियन डिवाइड बाय 100 इंटू अपनी वैल्यू आई 115, तो 15.16 कर देते हैं, 16, इसको सॉल्व करके देखो। ये आएगा आपका 345.48 मिलियन, तो इसके आसपास का आंसर 345.5 मिलियन अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है साहब, तो बेसिकली अपन ने नॉर्मल काम करा, अपन ने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे, 7 की जो आपका इंटरेस्ट रिसीव है उसको 7 ईयर के 5% के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 7th ईयर में जो 105 रुपये मिल रहे हैं उसको अपने 7th ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.711 से मल्टीप्लाई करके उनका भी सम कर सकते थे, उससे भी आंसर आ जाता। ठीक है ना, वो तो जैसे आपको ठीक लगे, बाकी तो आंसर आएगी अपने पास में। डन है साहब, बाकी 2 क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिए थे। सेक्शन बी का देखो लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी रिस्क इज बिस्मथ कंपनी एक्सपोज टू नाउ एंड इन फ्यूचर। ठीक है, अपने को कौन कौन सा रिस्क आप एक्सपोज कर रहे हो, तब इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा साहब। बिस्मथ कंपनी whose home currency is dollar has exported product to Europe for several years and all European customer pay on credit in euros। भाई साहब देखो, सबसे पहले तो आप एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब ट्रांजेक्शन रिस्क तो आपके पास है ही है। सेकेंडली फिर लिखा है फॉर सेवरल ईयर्स, लॉन्ग टर्म के अंदर आप काम कर रहे हो, तो इकोनॉमिक रिस्क भी है आपके पास में। एंड इट नाउ प्लान्स टू इन्वेस्ट इन यूरो स्टोरेज पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप यूरोप में एक असेट खरीदने, असेट भी स्टैब्लिश करने वाले हो। आप यूएस के हो, आप यूरोप में अपनी असेट क्रिएट कर रहे हो, ट्रांसलेशन रिस्क भी होगा, तीनों है आपके पास। ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ट्रांजेक्शन रिस्क है, सेवरल ईयर से कर रहे हो मतलब लॉन्ग टर्म से कर रहे हो तो इकोनॉमिक रिस्क भी है। ठीक है, जब ट्रांजेक्शन लंबे टाइम पे चलेगी तो इकोनॉमिक रिस्क बन जाता है, शॉर्ट टर्म में ट्रांजेक्शन रिस्क कहते हैं, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक रिस्क कहते हैं। और फिर अपन ने आपने एक असेट भी खरीद लिया, नाउ इट प्लान्स टू इन्वेस्ट इन यूरोपियन स्टोरेज एंड पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो आप असेट भी खरीदने वाले हो, तो फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन रिस्क भी आ जाएगा। जब असेट एंड लाइबिलिटी क्रिएट होती है फॉरेन करेंसी के अंदर, ठीक है, फॉरेन कंट्री के अंदर, तो अब ट्रांसलेशन रिस्क आता है, क्योंकि अब उस असेट्स को आप अपनी बैलेंस शीट में अपनी डॉलर में कन्वर्ट करके वैल्यू इंक्लूड करोगे, तो उस टाइम पे ट्रांसलेशन का रिस्क आएगा। ठीक है साहब, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्लेन द करंट यूरो पर $1 फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ऑफ 1.28 to 1.31। अब क्या दे रखा है इसके लिए देखो, द फाइनेंस विल बी प्रोवाइडेड विद एन इमीडिएट 6.5% लोन नोट इशू। अच्छा, इस यूरोपियन स्टोरेज को बनाने के लिए आप 6.5 मिलियन का लोन नोट इशू करोगे विद एन एनुअल इंटरेस्ट बीइंग पेएबल इन 2 इंस्टॉलमेंट इन यूरो ऑन अ 6 मंथली बेसिस। द फर्स्ट पेमेंट विल बी 2,60,000। 2 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट करोगे इन यूरो ऑन अ 6 मंथली बेसिस, और 2,60,000 का आपका फर्स्ट इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, स्पॉट एक्सचेंज रेट आपको दे रखी है और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखी है इतनी। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट देखो यूरो में कम है, मतलब यूरो स्ट्रांग हो रहा है, मतलब मेरी होम करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, मेरी होम करेंसी जो है वो डॉलर है, ध्यान रखना, होम करेंसी डॉलर है, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है यहाँ पे। पहले $1 के बदले में 1.3 यूरो मिल सकता था, अब $1 के बदले में 1.28 मिलेगा, मतलब डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मनी मार्केट रेट अवेलेबल आपको दे रखी है 1% की, यूरो इंटरेस्ट रेट 3% की, डिपॉजिट है 2% का। यूरो एंड डॉलर एक्सचेंज रेट हैज बीन वॉलेटाइल रिसेंटली एंड फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ बिस्मथ कंपनी इज वंडरिंग। अच्छा, ये तो दूसरी बात है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या क्या फैक्टर हो सकता है। यूरो इन्फ्लेशन रेट इज हायर देन डॉलर इन्फ्लेशन रेट। नहीं, देखो, अगर यूरो इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होती तो यूरो डेप्रिशिएट करना चाहिए था। जहां इन्फ्लेशन ज्यादा होता है वहां डेप्रिशिएशन होता है। सेम ऐसे इंटरेस्ट रेट में, जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है वहां पर डेप्रिसिएशन होता है। यहाँ पे अगर यूरो में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो यूरो डेप्रिशिएट करना चाहिए था, यहाँ पे यूरो एप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब डॉलर के अंदर इन्फ्लेशन रेट कम है, तो ये तो उल्टा हो गया। सप्लाई ऑफ डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द नियर फ्यूचर। अगर सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है, तो भी आपकी प्राइस बढ़नी चाहिए, यहाँ पे प्राइस कम हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है। यूरो इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन डॉलर, हाँ ये हो सकता है।
इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो एप्रिशिएट कर सकती है। ठीक है, जिस करेंसी की इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट कम होगी वो हमेशा एप्रिशिएट करेगी। ये अपना एक सिंपल पैरिटी थ्योरी में अपन ने बात कर रखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरो इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन डॉलर इंटरेस्ट रेट। गवर्नमेंट ऑफ यूरो कंट्री हैज बीन सेलिंग यूरो। अगर आप यूरो सेल करते तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरता है। तो ये तो नहीं हो सकता था आपसे आपका, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर सी मुझे सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। If Bismuth company decides to make a lead payment, अभी लीडिंग के लिए कुछ बोल रखा था, the euro dollar exchange rate has been volatile recently and finance director of Bismuth company is wondering whether to lead a payment might be better than hedging the payment on the first interest installment with a 6 months forward exchange rate. तो देखो, if Bismuth company decides to make lead payment of interest rather than using a 6-month forward contract, what is the cost of saving of Bismuth company of paying? Bismuth did not need to borrow to finance this lead payment. तो सिंपल काम है फिर तो। देखो, अगर आप अभी पेमेंट करते हो, अगर आप लीड कर रहे हो पेमेंट, तो आपको क्या जरूरत है साहब? आपको 2,60,000 यूरो की जरूरत है। तो आप यूरो बैंक के पास में बाय करने जाओगे, आप डॉलर सेल करने जा रहे हो। ठीक है, बैंक आपको यूरो बेच रहा है, बैंक आपसे डॉलर ले रहा है, बैंक आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। सीधी सी बात है। कभी भी दिक्कत हो, मैंने क्या कर रखा है, दोनों रेट से करके देख लिया करो चुपचाप से अपने तो देखो 2,60,000 के हिसाब से यूरो चाहिए। एक डॉलर एक यूरो टू डॉलर की जो रेट दे रखी है 1.3 की दे रखी है, तो 1.30 से एक बार डिवाइड करके देख लो, और एक बार 2,60,000 को 1.34 से डिवाइड कर लो। यहाँ $2,00,000 पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पे $194,030 पे करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, बैंक आपसे ज्यादा लेगा तो बैंक आपसे ज्यादा रेट पे लगेगा। ठीक है साहब, और बैंक आपको टेक्निकली यूरो सेल कर रहा है, बैंक सेल लो बैंक बाय हाई वाला रूल। तो बैंक आपको यूरो बेच रहा है, ठीक है, आप बैंक के पास यूरो खरीदने गए हो, बैंक आपको यूरो बेच रहा है, बैंक यूरो बेच रहा है, तो बैंक यूरो आपको लो रेट में देगा। तो उससे भी कर सकते थे, या सिंपल दिमाग लगाओ, आप खरीदने गए, आप ज्यादा पैसे दोगे, दोनों रेट से डिवाइड करा, जिसमें ज्यादा है वो। तो लीड करने पर एट प्रेजेंट आपको पे करने पड़ेंगे 2,00,000। और यहीं पे अगर आप लीड नहीं करते, आप फॉरवर्ड एक्सचेंज यूज करते, पेमेंट वेट करते और फॉरवर्ड एक्सचेंज के थ्रू अगर आप करते, तो फॉरवर्ड एक्सचेंज के थ्रू आपको कितना पे करना पड़ता? तो उसके लिए भी सेम लॉजिक। ठीक है, या तो सिंपल आप कह सकते हो बैंक बाय लो बैंक सेल लो, बैंक बाय हाई बैंक सेल लो, वो लॉजिक लगा सकते हो, या फिर आपको दोनों रेट से डिवाइड करके देख लो फिर से। 1.28 1.31 203,125, इधर की तरफ 2,60,000 डिवाइड बाय 1.31, 198,473,847। ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता 203,125 का, तो सेविंग आ गई साहब। आप यहाँ पे कम पे कर रहे हो तो सेविंग्स आ गई। $3,125 की, आपको $3,125 कम पे करना पड़ रहा है, 3,125 की सेविंग हो गई। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन ये भी अपना। लीड कर रहे हैं तो स्पॉट रेट पे कर लेंगे एक्सचेंज, स्पॉट रेट के हिसाब से एक्सचेंज करा, मैं यूरो खरीदने गया हूं तो मैं डॉलर दूंगा, तो मैं खरीद रहा हूं तो मैं हमेशा महंगे में खरीदूंगा और सस्ते में बेचूंगा। या फिर बैंक हमेशा सस्ते में मतलब बैंक हमेशा फायदे में रहना चाहिए। बैंक को फायदा कब हो रहा है? जब बैंक मेरे से ज्यादा पैसे ले रहा है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ यूरो। ठीक है, उस हिसाब से सोच लो। तो यहाँ पे या फिर सीधा याद रखो, बैंक सेल लो, ठीक है, और बैंक बाय हाई, बैंक यहाँ पे सेल कर रहा है, बैंक सेल लो पे करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं लीड करूंगा तो सिर्फ $2,00,000 की जरूरत पड़ेगी, अगर वेट करूंगा तो 203,125 की जरूरत पड़ेगी। तो अभी पेमेंट करने से, लीड करने से मेरा फायदा हो जाएगा 3,125 का। डन है सर। नेक्स्ट, व्हाट शुड बिस्मथ कंपनी डू इन डॉलर नाउ टू करेक्टली सेटअप अ मनी मार्केट हेज ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड इन 6 मंथ्स टाइम। देखो, आपको पेमेंट मिलने वाला है, ये कौन सा हाउ टू करेक्टली सेटअप मनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड। देखो, आपको पे करना है,
260 यूरोस। तो फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है, तो फॉरेन करेंसी में एक डिपॉजिट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी की मेरी लाइबिलिटी है, हाँ, तो फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट, यहाँ पे कुछ दूसरा है क्या, ये तो ना, टू इन डॉलर नाउ, हाँ तो ठीक है चलो। यूरो में लाइबिलिटी, सिंपल दिमाग लगाओ, यूरो के अंदर है आपकी लाइबिलिटी, तो यूरो के अंदर तो आप असेट करोगे, एक असेट यूरो में क्रिएट करोगे असेट। अच्छा, कितनी की असेट क्रिएट करोगे, ठीक है, तो यूरो में असेट क्रिएट करने पर 2% का ब्याज मिलता है पूरे साल भर का, तो 6 महीने के साथ 1% का ब्याज मिलेगा। तो यूरो में आप असेट क्रिएट करोगे 260,000 डिवाइड बाय, आपको 1% का ब्याज मिल जाएगा, 1.01। अब 257426 इतने यूरो कि आप असेट क्रिएट करोगे वहां पे। अब यूरो की असेट क्रिएट करने के लिए आपको अभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे तो अभी चाहिए ना, अभी यूरो में एसेट क्रिएट, तो आपको डॉलर में करना पड़ेगा बोरो। आप डॉलर में करोगे बोरो, कितने बोरो करोगे, जितने में आपको ये पैसे मिल जाए। तो आपको 247426 की जरूरत है, आप गए बैंक के पास, आपने कहा भाई मुझे 257426 यूरो दो, बैंक बोलेगा आप मेरे से क्या यूरो खरीदने, और मैंने कहा खरीदने के लिए आए हैं आप, बैंक आपको सेल कर रहा है यूरो, मैंने कहा यस बैंक तो मुझे सेल कर रहा है, बैंक सेल करेगा लो पे, डिवाइड बाय 1.3। मैं एट प्रेजेंट बैंक को 198019.8 है ना, 020 कर लेते हैं, मैं बैंक को इतने डॉलर दे दूंगा, तो ये डॉलर मुझे भी बाय करने पड़ेंगे, आई विल बोरो दिस मनी इन डॉलर टर्म्स, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी की लाइबिलिटी है, तो फॉरेन करेंसी की एसेट क्रिएट करेंगे। अब फॉरेन करेंसी की एसेट क्रिएट करने के लिए होम करेंसी में बोरो करना पड़ेगा, आपने बोरो करा, ठीक है, तो आपको एसेट क्रिएट करनी है, तो 2,60,000 की एसेट तो क्रिएट करोगे नहीं, आप बोलोगे थोड़े कम पैसे की करेंगे, उसमें ब्याज मिला के 2,60,000 हो जाएंगे। तो वो कम पैसे कितने करोगे, तो आपको 2% का ब्याज मिल रहा है साल भर का, तो 6 महीने का 1% का ब्याज मिल रहा है, तो 1+1% का ब्याज, तो 1.01 हो गया, तो 2,60,000 डिवाइड बाय 1.01, उससे आप इतने रुपए का आज एसेट क्रिएट करो, इस पे 1% का ब्याज जोड़ोगे, 2,60,000 हो जाएंगे। अब इतने रुपए की एसेट क्रिएट करने के लिए इतने रुपए आपको आज कन्वर्ट कराने पड़ेंगे डॉलर में, तो आपको इतने रुपए बोरो करने पड़ेंगे डॉलर में, तो डॉलर में आप बोरो करोगे 198020, ठीक है साहब, ये भी हो गया अपना काम। लास्ट देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क इज और आर करेक्ट। अ नेगेटिव गैप एक्सपोजर मींस दैट द फॉर अ गिवन मैच्योरिटी डेट interest rate sensitivity liabilities are less than interest rate sensitivity asset. A negative gap exposure means that for given maturity interest rate sensitive liability are less than interest rate sensitive asset। नहीं, उल्टा बोल रखा है साहब। नेगेटिव गैप एक्सपोजर तब होता है जब मेरी इंटरेस्ट रेट का खर्चा ज्यादा बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट की इनकम कम बढ़ती है। तो यहां तो उल्टा बोल रहा है, अगर इंटरेस्ट सेंसिटिव लाइबिलिटी कम है और इंटरेस्ट सेंसिटिव असेट ज्यादा है तो डिपॉजिट ज्यादा बढ़ेगा, इंटरेस्ट कम बढ़ेगा, तो पॉजिटिव गैप क्रिएट होगा, तो ये तो गलत है। एंड बैंक लोन ऑफ बिस्मिथ गिव्स राइज टू बेसिस रिस्क, बैंक लोन्स टू बिस्मिथ गिव राइज टू बेसिस रिस्क। यार ये भी गलती है। देखो बेसिस रिस्क तब होता है ना जब तुम्हारे पास में असेट और लाइबिलिटी दोनों होती। यहाँ पे असेट लाइबिलिटी की तो बात करनी रखी, आप सिर्फ लोन लेने गए हो यहाँ पे, अभी तक आपने अभी तक असेट क्रिएट तो करी नहीं, मतलब ऑब्वियसली पुराने क्वेश्चंस को साइड में रखो, ये मत कहने का सर हमने वो तो करा था, बोरो करा, वो सब वो छोड़ दो। अभी हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बात करो। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिर्फ बैंक लोन, तो अपन मानेंगे कि बैंक लोन लेने गया बिस्मत, बाकी सारी चीजें जो क्वेश्चन में पहले करी है उसका इससे कोई लिंक नहीं है, तो अभी सिर्फ लोन है तुम्हारे पास में। बेसिस रिस्क तब क्रिएट होता है जब आपके लोन के ऊपर चलने वाली रेट और आपके डिपॉजिट पे चलने वाली रेट अलग अलग बेसिस को फॉलो करती है। एक हो सकता है बैंक रेट प्लस किसी पे चलती हो, दूसरी हो सकता है कि बैंक ओवरनाइट रेट या सोफिया या सोनिया, जो अलग अलग रेट्स हैं हमारी, ठीक है, एक यूएस की एक यूके की, इंडिया में जैसे माइबॉर होती है, अलग अलग रेट के बेसिस पे चल सकती है। तो क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो दोनों रेट अलग अलग मूवमेंट पे बढ़ेगी, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा बढ़ सकता है या इंटरेस्ट इनकम ज्यादा बढ़ सकती है, या इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा बढ़ सकता है, इंटरेस्ट इनकम कम बढ़ सकती है। तो ये बेसिस रिस्क हुआ, सिर्फ लोन लेना बेसिस रिस्क को रिस्क अरेंज नहीं करेगा, इसलिए नीदर वन नीदर टू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसमें ये मत सोचना कि सर अपन ने यहां तो असेट क्रिएट करी है, दोस्त वो क्वेश्चन गया, वो बात गई। इस क्वेश्चन के लिए मेरी इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि लोन जो लिया है क्या उससे बेसिस होगा, नहीं, बेसिस रिस्क लोन लेने से नहीं आता है। बेसिस रिस्क आता है किस बेसिस पे वो लोन की रेट और डिपॉजिट की रेट कैलकुलेट करी जा रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो बात छोड़ दो।
इससे सिर्फ लोन लेने से बेसिस क्रिएट नहीं होगा। लोन लिया और लोन का बेसिस और डिपॉजिट का बेसिस अगर अलग अलग होता तो बेसिस रिस्क के बारे में सोचते। अभी अपने को नहीं बोल रखा तो अपन कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है साहब, ये अपना सेक्शन बी होता है कंप्लीट। अब आते हैं साहब सेक्शन सी के ऊपर। हाँ जी, सेक्शन सी का देखो पहला क्वेश्चन, अपने को कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालनी है मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। मार्केट वैल्यू निकालनी है आफ्टर डब्ल्यूसी निकालेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे अपनी क्या कहते हैं आपके पास पे वैल्यू दे रखी होगी उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो देखो अपने क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैनबरी कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑर्डिनरी शेयर आपको दे रखे हैं, रिजर्व्स दे रखे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है, 7% कन्वर्टेबल लोन नोट आपको दे रखे हैं, बैनबरी कंपनी एज अ इक्विटी beta of 1.3 and X dividend market value of the company equity is $80 million। ठीक है साहब, तो X इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल लोन नोट दे रखी है आपको 18 मिलियन की। X डिविडेंड मार्केट वैल्यू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपको दे रखी है 5.5 मिलियन की। तो ये तीनों अपने को दे रखे हैं इसके मार्केट वैल्यू के वेट्स। WCC निकालने के लिए तीनों मार्केट वैल्यू के वेट्स तो मुझे दे रखे हैं, तो बात ही खत्म हो गई। मेरे को सिर्फ कॉस्ट निकालनी है, उसको मार्केट वैल्यू डेट से मल्टीप्लाई करना है, उससे मेरे पास में WACC आ जाएगी। The convertible loan note of Banbury company has a conversion ratio of 20 ordinary share per loan note, or they are redeemable at par. The conversion rate date and redemption date are both on the same date in the 5-year time. The current ordinary share price of Banbury company is expected to rise by 4% per year for the foreseeable future. तो ये अपने कन्वर्जन के लिए काम आएगा। 20 जो शेयर है वो 5 साल बाद या तो रिडम्पशन हो सकते हैं नॉर्मल तरीके से, या 4% की वैल्यू बढ़ सकती है। अब 4% की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे आज की मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जरूर। आज की एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू 80 मिलियन दे रही टोटल है, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर के लिए आपको बोल रखा है 20 मिलियन की कैपिटल है, $1 के हिसाब से, तो 20 ही मिलियन शेयर्स है। तो 80 मिलियन डिवाइड बाय 20 मिलियन 4 की रेट है। तो ये 4 की जो डॉलर की जो रेट है ये 4% से बढ़ेगी 5 साल के लिए। 1 + 4% 5 साल के लिए बढ़ेगी, तो 1 2 3 इंटू 4 की प्राइस, तो ये हो जाएगी 4.8666 समथिंग हो रही है। और नंबर ऑफ शेयर अपने 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 को मिलेंगे 20, तो 97.33 मिलेगा साहब ये तो इस केस में तो रिडम्पशन बेटर है मेरे लिए। रिडम्पशन कम से कम 100 पे तो होगा। अगर मैं कन्वर्ट कराता हूँ, रिडम्पशन तो पार पे लिखा है, रिडीमेबल एट पार, तो रिडम्पशन में तो $100 मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कन्वर्ट कराता हूँ तो वैल्यू 97.33 आ रही है, तो यहाँ पे रिडम्पशन बेटर है साहब। यहाँ पे जब आप केडी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू में लेके चलोगे आपकी वैल्यू, तो वहां पे आप रिडम्पशन वैल्यू को ऐड करोगे फाइनल ईयर के अंदर, 5th ईयर के अंदर। ठीक है, वहां से आपकी इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, केडी निकालने के लिए मतलब अपन IRR निकालेंगे, तो उस टाइम पे अपन यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू लेके चलेंगे। अपने को केडी निकालना है तो IRR निकालनी पड़ेगी, उसके लिए रिडम्पशन वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे। द करंट ऑर्डिनरी शेयर प्राइस ऑफ बर्बरी कंपनी एक्सपेक्ट, ये तो हो गया। ठीक है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम दे रखा है 5% का, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रही 3.5% की। बर्बरी कंपनी पेस कॉर्पोरेशन टैक्स रेट एट 20%। देखो रिस्क इक्विटी रिस्क प्रीमियम दे रखा है 5% का, रिस्क फ्री रेट दे रखी है आपको यहाँ पे, बीटा दे रखा है या कहीं पे बीटा भी दे रखा था, ये रहा। के निकालने के लिए CAPM मॉडल यूज कर लेंगे, तो CAPM मॉडल से के आ जाएगी। रिस्क फ्री रेट है 3.5 की, इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5% का, तो 5 × 1.3 का बीटा प्लस 3.5, 10% की के आ गई, तो के भी आ गई। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अपने को बोल रखा है 5% के डिविडेंड है, और इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी थी 5.5 नहीं 5.5 नहीं, ये रहा। अच्छा, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की 5.5 दे रखी ना, सही है। हाँ ठीक है, तो 5.5 ही दे रखी है आपको मिलियन की, तो इससे पर शेयर की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे अपन। तो 5.5 मिलियन है, 10 मिलियन शेयर है अपने पास में, तो 5.5 डिवाइड बाय 10 मिलियन, तो 0.55 की प्राइस है। और आपको प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा 5% से, तो $1 पर 5% से 5 का मिल जाएगा आपको, 0.05 का मिल जाएगा। तो 0.05 डिवाइड बाय 0.55 इंटू 100, 9.09 की इसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगी। इन तीनों की कॉस्ट ऑफ शेयर्स आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने आपके लिए देखो फॉर्मेट बना रखा है पूरा, आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए तो अपन ने के निकाल दी, के निकालने के लिए CAPM मॉडल यूज कर लिया। CAPM मॉडल में अपने को सारा डेटा दे रखा था, 3.5% की रिस्क फ्री रेट थी और 5% का इक्विटी प्रीमियम था, उसको अपने बीटा से मल्टीप्लाई करा, प्लस करा 3.5% का अपना रिस्क फ्री रेट, अपनी के आ गई 10% की, तो मैंने के को लिख दिया। फिर केपी के लिए वही डिविडेंड देखा, डिविडेंड के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है भाई आपका 5% का प्रेफरेंस शेयर है, तो $1 × 5%, उससे आपके पास में आ गया प्रेफरेंस का डिविडेंड। ठीक है,
ये रहा। और मार्केट वैल्यू निकालनी थी तो 5.5 मिलियन की टोटल वैल्यू दे रखी है, 10 मिलियन अपने पास में शेयर्स हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, तो 0.55 की वैल्यू आ गई। तो अपने फॉर्मूला होता है D0 अपॉन P0 इंटू 100, तो D0 अपॉन P0 इंटू 100 करा 9.09 आ गया, इसको भी मैंने लिख दिया। इन तीनों के वेट तो अपने को वैसे भी दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर पहले ही, तो मेरा काम तो सिर्फ कॉस्ट निकालने का था, बाकी तो सारा काम अपने आप हो ही रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है। और लोन नोट के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया था कि हमें कन्वर्जन वैल्यू के अंदर जो फायदा हो रहा है वो फायदा हमें रिडम्पशन वैल्यू के ऊपर ज़्यादा हो रहा है, तो हमने रिडम्पशन वैल्यू ली यहाँ पर और उसके हिसाब से अपने IRR निकाल के यहाँ पर अपनी KD निकाल दी, ठीक है। ये आ गई अपने पास में अपनी KD 8.11 को लिखा, तीनों की मार्केट वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई करा, कॉस्ट आ गई, वेटेड एवरेज निकालने का मैंने तरीका क्लास में बताया रखा है। ये अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो x है, जो मार्केट वैल्यू के वेट है वो w है, तो आपको समीशन WX अपॉन समीशन W करना है। तो W का सम ये, इसका WX का सम ये, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा, इंटू 100 करा, WACC आ गई 9.62, ठीक है साहब। ये तो बहुत आसान सा काम था अपना, अपने पास में WACC आ गई, अपने काम कर लिया यहाँ पे अपना, ठीक है साहब। तो ये तो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था आपके पास में। दूसरा देखो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है डिस्कस व्हाई मार्केट वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज प्रिफर्ड टू बुक वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट। ये मैंने क्लास में डिस्कस भी कर रखा है, एज इट इज इसके 4 पॉइंट मैंने लिखवाए थे, नोट्स में जाके आज देखना, व्हाई मार्केट वैल्यू वेट्स आर प्रिफर्ड, उसको मैंने कहा था याद कर लेना, सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है। भाई साहब सिंपल सी बात है, पहला तो ये है कि मार्केट वैल्यू के जो वेट्स हैं वो करंट कंपनी के जो चेंजेस वगैरह हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, बुक वैल्यू के जो वेट्स हैं वो पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उस पर कोई अपने इसलिए कहते हैं मार्केट वैल्यू बेटर है। सेकंड, बुक वैल्यू जो है वो मैनिपुलेट करी जा सकती है, मार्केट वैल्यू जो है वो मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसलिए मार्केट वैल्यू को और बेटर माना जाता है। प्लस बुक वैल्यू सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को बताती है, मार्केट वैल्यू कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वगैरह को भी कंसिडर करता है, तो उस हिसाब से भी हम कहते हैं कि मार्केट वैल्यू हमारे लिए बेटर है, ठीक है। एक ये भी कह सकते हो कि बुक वैल्यू इज वेरी सब्जेक्टिव, बट मार्केट वैल्यू जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ठीक है, जहाँ पर आपको मार्केट हर चीज़ों को सोच समझ करके चीज़ों को लेकर के आता है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ रीजन से हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो आप वहाँ पर एग्जाम में अपने स्लाइड में जाना, ठीक है, क्यों अपन वेटेड, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में एक पूरी स्लाइड डाल रखी है वहाँ पे, तो वहाँ जाके नोट्स में देखना, आपको एग्जैक्ट 4-5 पॉइंट दिख जाएंगे, मैंने कहा था इनमें से 3-4 पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में काम आते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट अपने को बोल रहा है डिस्कस 3 अट्रैक्शंस to Banbury company of convertible debt compared to bank loan of similar maturity as the source of finance। अगर कन्वर्टेबल डेट आप ले रहे हो एज कंपेयर टू बैंक लोन, तो कन्वर्टेबल डेट आपको क्यों ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। डिस्कस 3 अट्रैक्शंस टू बर्बरी कंपनी टू कन्वर्टेबल डेट कंपेयर टू बैंक लोन ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो कन्वर्टेबल डेट जो है, क्योंकि उसमें कन्वर्जन का ऑप्शन मिल रहा है, तो मेरे डेट होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर पाऊंगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बैंक लोन। सबसे पहले तो आपका फायदा जो होगा वो होगा कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने का मौका मिलेगा। तो पहला तो हो जाएगा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी चार्ज बाय बर्बरी कंपनी, एज वो ऑलरेडी कुछ ज्यादा ऑफर दे रही है आपको, कन्वर्टेबल का ऑप्शन दे रही है, बैंक लोन में तो एक ही रेट है और कुछ है नहीं। दूसरा, बैंक को कोलेटरल की जरूरत पड़ेगी, फिक्स्ड कोलेटरल, ठीक है। लोन नोट का फ्लोटिंग चार्ज होता है, तो आपको फिक्स कोलेटरल की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक और फायदा मिल जाएगा आपको, क्योंकि बैंक लोन में अगर आपने कोई एसेट दे दी तो उस एसेट को आप बेच नहीं सकते हो। कन्वर्टेबल लोन का फ्लोटिंग चार्ज होता है एसेट्स के ऊपर, तो आप अपने हिसाब से एसेट्स वगैरह को तो चेंज वगैरह कर ही सकते हो, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि बैंक लोन जो है, देखो उसमें एक और चीज है, कन्वर्टेबल लोन नोट जो है वो आपके ऊपर है, रिडम्पशन उनको कैसे करना है, ठीक है। सिमिलर मैच्योरिटी एट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे मैच्योरिटी वो आप डिसाइड कर सकते हो ना, क्या कन्वर्टेबल लोन आप बनाते हो तो आप अपने हिसाब से मैच्योरिटी डिसाइड करते हो। बैंक लोन में बैंक खुद लोन देता है, उसकी इच्छा, वो जिस हिसाब से आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे लेना चाहे, ठीक है। एक और आप ये काम कह सकते हो कि भाई देखो बैंक लोन अगर मैं ले रहा हूँ और ज्यादा लोन आ गया तो डेट इक्विटी रेशियो जो है उसकी वजह से बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, रिस्क परसेप्शन बढ़ने की वजह से वो मेरे मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ठीक है, डेट कवेनेंट्स लगा सकता है। कन्वर्टेबल डेट के अंदर ऐसी दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। एक और कह सकते हो कि कन्वर्टेबल डेट जो है वो पब्लिक को इशू किए जाते हैं, तो आपके पास लार्जर पूल ऑफ पीपल होता है जहां से आप फंड क्रिएट लेके आ सकते हो। बैंक की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है,
तो कन्वर्टेबल डेट से आप लार्जर अमाउंट का लोन भी उठा सकते हो। तो ये इनमें से कोई 3-4 लिख दो। लॉस, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। सेकेंडली कोलेटरल की आपको डायरेक्ट मतलब परमानेंट कोलेटरल देने की आपको जरूरत नहीं होगी। बैंक के जो कवेनेंट्स वगैरह लगते हैं, असेट्स को सेल नहीं कर सकते, दूसरी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है, वो डेट कन्वर्टेबल डेट में कंपैरेटिवली कम होते हैं, ठीक है। कन्वर्टेबल डेट है तो फ्यूचर में जाकर के आपका डेट इक्विटी रेशियो भी बेटर ही रहेगा, क्योंकि ये सारे शेयर्स, ये सारा डेट बाद में इक्विटी में कन्वर्ट होगा ज्यादातर हिस्सा, अगर उनको फायदा मिल रहा है तो कैश आउटफ्लो में भी फायदा होगा। रिडम्पशन के टाइम पे कैश आउटफ्लो भी नहीं देना पड़ेगा, तो वो एक मेजर फायदा आपको मिल सकता है। तो ये इनमें से जो आपको लगे वो आप अपने यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है साहब। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड केस स्टडी है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ 3 ईयर एंड 4 ईयर रिप्लेसमेंट इंटरवल फॉर द 2 मशीन्स एंड एडवाइस गेट्रिक्स कंपनी विच मशीन टू परचेस। आपको रिप्लेसमेंट साइकिल निकालनी है। अब अपने को क्या बोल रहा है, गेट्रिक्स कंपनी इज अ स्मॉल रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी that is finding it difficult to raise funds to replace a machine that is essential to its production process. The company has identified 2 machines of identical capacity but different technology which would be suitable. Only one machine would be purchased in this mutually exclusive investment decision. A machine 1 के लिए बोल रखा है, इसकी कॉस्ट होगी 1 मिलियन की. This would need replacing after 3 years. तो इसकी 3 ईयर की रिप्लेसमेंट साइकिल है. When its disposal value would be 1 lakh, annual operating cost आपको दे रही है 1,50,000 की in first year of operation. ये 5% से बढ़ेगी फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में 5% से बढ़ जाएगी. मेंटेनेंस कॉस्ट फर्स्ट ईयर में होगी 32, ये 4% से बढ़ेगी फॉर ईच सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है साहब. और मशीन 2 है, उसका खर्चा होगा 1.25 मतलब $12,50,000 का, तो 1.25 मिलियन का. इसको 4 साल में रिप्लेस करना पड़ेगा. इसकी रेसिडुअल वैल्यू 1,50,000 होगी. एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी 1,25,000 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन. ये 6% से बढ़ेगी पर ईयर इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर. और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी होगी 42, ये 4% से बढ़ेगी इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर. आपकी डिस्काउंट रेट 12% की आपको लेके चलनी है. टैक्सेशन को वो कह रहा है इग्नोर करो. आपको ईएससी निकालना है दोनों का, दोनों के एनपीवी निकालो. दोनों को 12% के एन्युटी फैक्टर, एक बार 3 साल के एक बार 4 साल से डिवाइड करो. दोनों की ईएससी, जिसकी ईएससी कम होगी उसको सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है साहब. तो इसको देखो अगर, तो ये आपके देखो रिप्लेसमेंट साइकिल मशीन 1 का 3 ईयर की साइकिल है. 3 साल के जो कैश फ्लो वो लिखे भाई. 0 ईयर पे 1 मिलियन का खर्चा हो रहा है. थर्ड ईयर पे मुझे 1 लाख रुपीज़ वापस से मिलेंगे डिस्पोजल प्रोसीड्स के नाम पे. मुझे यहाँ पे 1 लाख मिलने वाले. अब एनुअल कॉस्ट 1,50,000 और 32 है फर्स्ट ईयर के अंदर, बट एनुअल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 5% से बढ़ेगी. मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 4% से बढ़ेगी. तो यहाँ पर मैंने 1,50,000 और 32 लिखा. इसको मैंने यहाँ पे 5% से बढ़ाया 1 साल के लिए, फिर वापस 5% से बढ़ा दिया इस अमाउंट को 1 साल के लिए. सेकेंड वाला जो अपनी कॉस्ट है इसको मैंने 4% से बढ़ाया, क्योंकि वो 4% की रेट है. इधर भी 4% बढ़ गया, इधर भी इसमें 4% ऐड कर दिया. यहाँ से आगे नेट कैश फ्लो. अब एनपीवी निकालनी थी तो एनपीवी का फॉर्मूला लगा दिया. इन तीनों ये कैश अपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के कैश फ्लोज है उनकी तो एनपीवी निकाल दी 12% पे. और जो P0 है, जो 0 ईयर पे फ्लो है, उसको मैंने एज इट इज ऐड करवा दिया, क्योंकि मुझे इनिशियल एड फ्लो माइनस है तो माइनस करवाना है, तो मैंने यहाँ पे ऐड लिख दिया, वरना वो ऑलरेडी माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाता. तो मैंने यहाँ पे लिखा +61. तो इसमें से जो आंसर आएगा उसमें से ये 10 लाख माइनस हो जाएगा, ठीक है. मेरे पास में सीधा एनपीवी आ गई 13,85,575 की. अब क्योंकि ये खर्चे की बात करें तो नेगेटिव में आएगी. इसको मैंने 12% के 3 साल के एन्युटी फैक्टर्स डिवाइड करा, यहां से मेरी ईएससी आ गई. अब अगर सेकंड वाली एसेट की ईएससी इससे कम है तो सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको सेलेक्ट कर देंगे. अब सेकंड वाली एसेट की 4 साल की रिप्लेसमेंट साइकिल है, तो 4 साल के कैश फ्लो लिखना है. इस पे खर्चा है 1.25 मिलियन का, 1.25 मिलियन का, और रिकवरी होगी आपकी 1.5 लाख की, ठीक है. तो 1.5 लाख की डिस्पोजल प्रोसीड फोर्थ ईयर में, 1.25 मिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे 1,25,000 और 42 का खर्चा है, और ये खर्चा इस बार 6% और 4% से बढ़ेगा पर ईयर. तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ाऊंगा 6% से और यहाँ बढ़ाऊंगा 4% से, ठीक है. तो ये बढ़ते हुए खर्चे आ गए. यहाँ पे भी वही एनपीवी का फॉर्मूला लगाया. इस बार 4 साल के हिसाब से 12% के ऊपर एनपीवी निकाली, उसमें से 1,25,000 को माइनस करवाया. मेरे पास में एनपीवी आ गई 1701171. उसको इस बार मैंने 12% के 4 साल के एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करा. ईएससी आ गई मेरे पास में 560,149 की. दोनों में से सामने दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है ईएससी मशीन 2 की कम है, मशीन 2 को सेलेक्ट करना चाहिए. तो ये तो कंपैरेटिवली अपना इजियर क्वेश्चन हो गया अपने पास में, ठीक है साहब. तो इस बार इन्होंने यहाँ पर इनको एनपीवी की तरफ से इन्होंने ये वाला क्वेश्चन दे दिया था आपको ईएससी का. अब वो आपको कह रहा है कि डिस्कस व्हाई रिप्लेसमेंट इंटरवल डिसीजन शुड बी बेस्ड अपॉन ईएससी एंड नॉट प्रेजेंट वैल्यू. भाई साहब ये बेनिफिट की बात करें, ईएससी का क्या बेनिफिट है, एनपीवी के. देखो भाई एनपीवी जो है वो हमारे तब काम आती है
वो एक तो एब्सोल्यूट मेजर दे रही है आपको, लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है कि एक लाइफ है 3 साल की, एक की लाइफ है 4 साल की। एनपीवी को हम एक अच्छा मेथड मानते हैं, बट अकेले एनपीवी पर आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि दोनों असेट की लाइफ अलग अलग है। जब लाइफ डिफरेंट होती है तो कंपैरिजन करने के लिए आपको चीजों को सेम बेस पे कन्वर्ट करना पड़ता है, और ईएसी यहीं पे आपकी हेल्प करता है। ईएसी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इनके एन्युटी फैक्टर से, तो उसको एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उस एज फैक्टर को, लाइफ के फैक्टर को इग्नोर कर हटा देता है ये, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो बेटर तरीके से आएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर आप यहाँ पे कंपैरिजन बेटर कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये कंपैरेटिवली कह सकते हो कि थोड़ा सा हमारे लिए जो एनपीवी में एक लिमिटेशन बच जाती है कि यहाँ पे हम जब तक सेम लाइफ नहीं है तब तक डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, उस चीज को ओवरकम करने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है साहब, तो इसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बेसिक क्रक्स तो यही है, ठीक है ना, कि भाई एनपीवी जो है वो तभी काम का है, वो अपने लिए अच्छा मेथड है, लेकिन वो तभी काम का है जब प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो हमें बराबर दे रही है। जब प्रोजेक्ट की लाइफ बराबर नहीं है तो मैं दोनों को डायरेक्टली एब्सोल्यूट मेजर्स के टर्म्स में कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, दोनों की एनपीवी को कंपेयर नहीं किया सकता। अब कंपेरेबल बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ेंगे, और वहीं पे ईएससी हेल्प करता है। ईएससी इस लाइफ के फैक्टर को ही एवरेज आउट करके निकाल देता है। वो कहता है मैं तो एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करके उसको एनुअल कॉस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की जो भी लाइफ है वो एनुअल पे आ जाएगी। अब इस एनुअल कॉस्ट को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, तो इसमें से वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, और चीजों को एक बराबर लेवल पे लेकर आ रहा है, एनुअल लेवल पे लेकर आ रहा है, तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। ठीक है, इस वजह से ईएससी मेरे लिए बेटर है, और जिस पर्टिकुलर ऑप्शन की ईएससी कम होगी वहां पे मेरा ओवरऑल खर्चा भी कम होगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, तो इसलिए अपन उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है साहब, ये अपना एक इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बोल रखा है एक्सप्लेन पॉसिबल रीजंस फॉर कैपिटल राशनिंग एक्सपीरियंस बाय गेट्रिक्स एंड सजेस्ट 3 ways टू इट में बी ओवरकम। आपने को लिखा था क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा लिखा नहीं, नॉर्मली बोल रहा है कि किस वजह से कैपिटल राशनिंग एक्सपीरियंस करनी पड़े। अभी ये भी नहीं बोल रहा है देखो सॉफ्ट राशनिंग है या हार्ड राशनिंग है, तुम्हारी इच्छा हो जो लिखो। 3 लिखने हैं सिर्फ, सीधी बात, पॉसिबल रीजंस और उसके 3 वे टू ओवरकम। तो 3 रीजन लिखो और 3 सजेशन लिखो उससे ओवरकम करने के लिए। तो भाई पहला रीजन क्या हो सकता है कैपिटल राशनिंग का? भाई कंपनी का रिस्क ज्यादा लग रहा है, मार्केट में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन की कमी है। ठीक है, इस वजह से कैपिटल नहीं मिल रही है। इन्फॉर्मेशन बाय, अपन कहते हैं कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पता होती है, बायो लोग कम होती है, तो इन्फॉर्मेशन गैप है आपके पास में। ठीक है, आप ये कह सकते हो कंपनी के पास में कैपिटल नहीं हो रही, कंपनी असेट्स की कमी है, कंपनी से कैपिटल असेट्स वगैरह नहीं है, इस वजह से भी मार्केट में आपको हो सकता है कि लोन वगैरह लोग ना दे रहे हों। ठीक है, मैनेजमेंट खुद चाहता है, ठीक है, कैपिटल राशनिंग मैनेजमेंट को लग रहा है कि भाई एट प्रेजेंट हमें कैश को सेव करना है, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगाना है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर के लिए कैश सेव करना चाहता है मैनेजमेंट। इनमें से कोई भी रीजन, सॉफ्ट या हार्ड का आप अपने से लिख दो। अब उसी के जो रीजन लिखा है उसी का आप ओवरकम करने का पॉइंट बता दो। तो जैसे अगर मान लो कंपनी कह रही है कि भाई कंपनी के लोन क्यों नहीं मिल रहा है, कंपनी से कोलेट्रल नहीं है, असेट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, तो वहां पे बैंक लोन आपको नहीं दे रहा है, तो आप दूसरे तरीके से असेट लोन वगैरह ले सकते हो, लोन नोट वगैरह को यूज करके आप लोन लेने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि मेरे एम्प्लॉयज के पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी कि वो कैश वगैरह को ज्यादा हैंडल कर सके, इसलिए मैं कम कम पैसे देता हूँ, तो ट्रेनिंग करवा सकते हो आप उनकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैप की वजह से नहीं मिल रहा है, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह को पब्लिश करवा सकते हो। ठीक है, कितनी बार लिक्विडिटी का मतलब मार्केटेबिलिटी का इशू होता है, तो आप लिस्टिंग करवा सकते हो कंपनी के बारे में, मतलब लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे, कंपनी अनलिस्टेड है। ठीक है, उस वजह से भी कैपिटल राशनिंग का इशू होता है, क्योंकि हार्ड राशनिंग होगी, पैसा मिल नहीं रहा है आपको। ठीक है, हार्ड राशनिंग में हम कहते हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न वगैरह के भी आता है। ठीक है, तो उसमें तो हम कह सकते हैं कि देखो उसको तो तुम्हारे हाथ में तो नहीं है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न को तुम चेंज कर लो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपने बिजनेस को। यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक बिजनेस जो है थोड़ा सा वो फेल कर रहा है, तो आप ओवरकम करने के लिए कह लो कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। मान लो हार्ड राशनिंग हो रही है बैंक की तरफ से कि बैंक आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आप एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह को पकड़ सकते हो, प्राइवेट इक्विटी वगैरह को पकड़ सकते हो, उनके थ्रू पैसे लेके आ सकते हो, या लोन नोट जो मैंने बोला कि बैंक लोन की जगह लोन नोट इशू कर दो, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आप जो हमने पढ़ा ना पीयर टू पीयर लेंडिंग करवा सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास में, सोच सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे बोला भी था अपने को इज अ स्मॉल रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, छोटी कंपनी है। ठीक है, तो स्मॉल कंपनी एसएमई है, तो एसएमई के लिए जो वो अपने पॉइंट पड़े थे कि एसएमई को अगर मार्केट से लोन वगैरह नहीं मिल रहा है तो वो एक तरह से हार्ड कैपिटल राशनिंग है, तो उसके लिए वो पीयर टू पीयर लेंडिंग करवा सकती है। क्राउड फंडिंग वाला पॉइंट लिख के आ सकते हो आप। ठीक है ना, तो वो भी है। तो और स्मॉल कंपनी है तो वो इंफॉर्मेशन गैप वाला पॉइंट पक्का लिख के ही आना।
क्योंकि मेन यहाँ पे हिंट ही दे रखा है स्मॉल कंपनी का, तो एसएमई की इन्फॉर्मेशन के बारे में मार्केट में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इस वजह से भी आपको लोन वगैरह नहीं मिलता है। असेट्स की कमी है, इस वजह से भी लोन नहीं मिल रहा है, स्मॉल कंपनी है हमारे पास में, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन बैंक आपको लोन नहीं दे रहे हैं, कोलेटरल वगैरह नहीं है आपके पास में, तो आप ऑल्टरनेट सोर्सेज पे जा रहे हो, आप क्राउड फंडिंग पे जा सकते हो, आप पीयर टू पीयर लेंडिंग पे जा सकते हो, प्राइवेट इक्विटी एंजल इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में सोच सकते हो, ये आपके पास में ऑप्शन रहे। ठीक है साहब, डन है साहब। तो इस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अपन अपने इस सेशन के आते हैं एंड के ऊपर। ठीक है जी, तो मैंने बेसिकली आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, उसको किस तरीके से अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस मॉक को मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक ये मॉक नहीं दिया है, प्लीज़ एक बार मॉक दो, देखो कहाँ पे गलती हुई अपने से। ठीक है, आंसर्स जैसे मैंने आपको बताए, जहाँ पे आपको लगे कि यार सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तब आप वीडियो में देख करके उसको, उसके कंसेप्ट वगैरह को अपने क्लियर कर सकते हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मतलब मॉक सॉल्व करने से पहले, तो ठीक है आपने देख ली वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार अभी भी एक बार इसको मॉक को ट्राई जरूर करना, जितने हो सके। वैसे तो उतने मॉक करने होते हैं, बट ये मॉक जरूर ट्राई करके जाना, अच्छा मॉक है, कंसेप्चुअल मॉक है यहाँ पे। ठीक है साहब, चलिए, तो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में किसी और सब्जेक्ट के अंदर मुलाकात होगी। वैसे तो एफएम के एग्ज़ाम से पहले हम एक बार मैराथन एक वार्म अप सेशन होगा, उसमें मिलेंगे, प्लस एफएम के एग्ज़ाम से एक दिन पहले, ठीक है, हम एक बार वापस मिलेंगे फॉर अर्ली मॉर्निंग। आपके लिए एक वीडियो आएगी, एक मैं आप लाइव सेशन लेकर के आऊँगा, जिसमें 1 आवर के अंदर जो बिल्कुल ही की टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम से एक दिन मतलब एग्जाम में जाते टाइम पे आपको रिवाइज करने चाहिए, वो मैं 1 आवर के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट, जो जिस चैप्टर में कहते हैं ना कि चैप्टर वाइज सर ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी होती है सॉल्यूशन करते टाइम पे, उन चीज़ों को मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो आप जरूर एग्जाम में जाने से पहले अपनी चुपचाप रास्ते में जाते हुए कान में लगा देना, ताकि वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो इन 2 वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे एग्जाम से पहले। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।